तबीयत कुछ कुछ नासाज है, लेकिन आप लोग तो एडजस्ट करते ही हैं, तो आज भी आप लोग जरूर एडजस्ट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश बहुगुणा और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके सबके पसंदीदा शो द सोमवाद पॉडकास्ट में। कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सुप्रसिद्ध सूक्ति है, कालिदास ने लिखा भी है। शरीर ही जितनी भी हमारी साधनाएं हैं और जो कुछ भी हम करना जीवन में चाहते हैं उस सबके लिए माध्यम है। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि भैया रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों के लिए ही इंसान की सारी जद्दोजहद है। लेकिन इन सबसे भी आगे अगर हम किसी को मानते हैं तो वो हेल्थ है, स्वास्थ्य है। उसको लेकर के उसके गंभीरता को बस इतने से ही समझा जा सकता है कि आज भारत का जो बाजार है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से। ऐसे में स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को लेकर के, तबीयत और इससे संबंधित सारे विषयों को लेकर के आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ देश के जाने माने मर्म चिकित्सक, जिसको मर्म थेरेपी के नाम से आप और हम सब जानते हैं, ऐसे सुप्रसिद्ध शिक्षाविद मां साहब प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी हमारे साथ हैं। आइए हम स्वागत करते हैं द सोमवाद पॉडकास्ट में प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी का। पूरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो शुरू से ही शुरू करते हैं। मैं सर जानना चाहता हूं कि पहले आप हमारे दर्शकों के लिए वो जानना अगर चाहते हैं कि आपका करियर और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं और अपना कुछ संक्षिप्त परिचय आप अगर आप देना चाहें। मेरा नाम प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी और मैं आयुर्वेद का चिकित्सक रहा हूं और उसी में स्नातक परास्नातक मैंने किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। स्नातक मेरा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से हरिद्वार से रहा है जी। और उसके पश्चात मैं राजकीय चिकित्सा में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में, फिर एक प्रवक्ता, फिर रीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर और वाइस चांसलर के रूप में मेरा सफर रहा। और मैं विगत 2 वर्षों से अपने सेवानिवृत्ति के बाद से अब मृत्युंजय मिशन के माध्यम से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। मर्म चिकित्सा के प्रचार प्रसार का कार्य पूरी देश दुनिया में इसको प्रचारित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं जी। लगभग कितने वर्षों का सर आपका ये शिक्षा का कार्यकाल रहा होगा? लगभग 38 वर्षों का कार्यकाल। 38 वर्षों तक आप शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ जी जी जी। तो जहाँ इतनी मॉडर्न साइंस है, तमाम चीजें हैं, और ऐसे में मर्म चिकित्सा को आपने अपने क्षेत्र के रूप में, रिसर्च के रूप में या अध्ययन अध्यापन के रूप में चुना, उसका कुछ कोई विशेष कारण? देखिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के रूप में यदि हम किसी विद्या को कह सकते हैं तो मर्म चिकित्सा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो आप चिकित्सा का व्यवसायीकरण जब से हुआ है तो सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि हमें सिद्ध करनी है तो हम किसी भी संसाधन से नहीं कर सकते। यदि हम 1978 के अल्मा आटा डिक्लेरेशन को देखें, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था कि सन 2000 तक हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर लेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से। लेकिन 2019 में और कोरोना में आपने देखा कि कितने असहाय हैं हम लोग चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में, और किसी भी बीमारी का हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं, और अनेक चीजें हम लोगों ने देखी और कोरोना ने बहुत कुछ हमको सिखाया। यदि हम चिकित्सा के इतिहास को देखते हैं, वर्तमान चिकित्सा पद्धति के इतिहास को देखते हैं, तो हम चिकित्सा के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एंटीबायोटिक के उद्भव से पहले और एंटीबायोटिक के उद्भव से बाद। जब हम पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन के उद्भव से पहले की यदि आप फार्माकोपिया देखें मॉडर्न मेडिकल साइंस का, उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कहता, वेस्टर्न मेडिकल साइंस कहता हूं मैं जी। तो उस वेस्टर्न मेडिकल साइंस के फार्माकोपिया को देखते हैं तो उसमें वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद की बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी चीजें हैं, जो औषधियां, उसमें जगेरी है, उसमें एलम है, उसमें बोरेक्स है, उसमें चूना है, उसमें ये सारी की सारी चीजें और कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनसे इस फार्माकोपिया को विकसित किया गया। और विभिन्न फिर उसके बाद उसको जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकाल के केमिकली उसको बना करके उन्होंने उसको एक तरह से एक प्रसार दिया, उसको एक विस्तार दिया। और एक तो ये बात हुई कि एंटीबायोटिक से पहले और एंटीबायोटिक के बाद, एंटीबायोटिक के बाद एक परिदृश्य बदला और वो सारी बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, जो इन्फेक्शन से होती थी, वो ठीक होने लगी इन औषधियों के माध्यम से। लेकिन जब इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट भी हुए और इनसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। तो एक तो इतिहास हम लोग इस ढंग से देखते हैं और इसके बाद बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ
और ये समझा जाने लगा कि जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है इसके माध्यम से हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक हम लोगों के भ्रम जैसा, एक भ्रमजाल सा हम लोगों के मन में रहा, किसी भी व्यक्ति के मन में रहा। 2019 में जब कोरोना आया तो पूरा परिदृश्य बदल गया जी। और परिदृश्य बदला क्या कि सब लोगों ने देखा कि भाई लिमिटेशंस है, बहुत सारे लिमिटेशंस है। आपको भी ध्यान होगा कि जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो हम लोगों ने आइवरमेक्टिन से यात्रा शुरू की, डॉक्सीसाइक्लिन, फिर विटामिन जिंक, विटामिन सी और फिर प्लाज्मा से होते हुए हम लोग इस पूरी जो एक तरह से आपदा थी उससे हम लोग निकले हैं। कहीं कोई रास्ता नहीं मिला और बाद में जो कंक्लूजन था वो ये था कि भाई इन चीजों से किसी ढंग से कोरोना को हम ठीक नहीं कर सकते। कोरोना को ठीक किसने किया? वो हमारी वैदिक विधाओं ने किया, हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति ने किया, योग ने किया। और आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने भी हमारी इन वैदिक विधाओं का सहारा लिया उसका जीवन सुरक्षित रहा और बहुत सारी एक तरह से विभत्स स्थिति पूरे विश्व में रही। और भारतवर्ष की स्थिति मतलब मैं समझता हूं कि देश के विदेश के जितने भी पूरे विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनसे अच्छी स्थिति में हम लोग रहे। तो निश्चित रूप से ये हमारी जो भी श्रेय जाता है वो हमारी वैदिक विधाओं को जाता है, आयुर्वेद को जाता है, योग को जाता है और मर्म चिकित्सा जैसी पद्धतियों को जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे कितनी उपयोगी है। इसलिए हमें अपनी वैदिक विधाओं पर जब तक हम अपना भरोसा नहीं करेंगे, इनके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और इनका अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध नहीं कर सकते। इसी भावना से हम लोगों ने इन पर कार्य प्रारंभ किया। जो आपने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मैंने बिल्कुल आपने सुविस्तार रूप से बहुत अच्छे तरीके से उस विषय को रखा। आपका कोई पर्सनल टर्निंग पॉइंट इसको लेकर के रहा कि आपने जीवन में कोई घटना ऐसी रही कि जिसमें आपको ये पर्सनली अनुभव हुआ कि मॉडर्न जिसको आप वेस्टर्न विधा कह रहे हैं उसकी अपेक्षा आपको लगा कि मर्म चिकित्सा ज्यादा प्रायोगिक है, प्रासंगिक है? ऐसी कोई घटना अगर आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट के रूप में रही? देखिए, जब हम आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेते हैं जी, तो हम लोगों को दो बातें समझ में आती हैं कि आयुर्वेद में एक तो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं होता और दूसरा किसी भी पेन को, वेदना के निग्रह का कोई उपाय हमारे पास नहीं, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट नहीं है और इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं। तो मन में कहीं ना कहीं पढ़ते हुए ये भाव होता था कि यदि ये दो चीजें हमारे पास हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति या वैदिक चिकित्सा पद्धति हो सकती है। तो इसी के साथ साथ ये भाव विद्यार्थी के रूप में भी हमारे पास था और एक आम जन के मन में भी ये भाव था कि भाई यदि कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो उसमें हमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, एलोपैथिक दवाइयां खानी है और यदि कोई बहुत तेज दर्द है तो दर्द निवारक कोई औषधि इंजेक्शन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती थी कि भाई इन दोनों चीजों की कमी है। यदि हम लोगों के पास ये दो चीजें होती तो हम लोगों का एक फार्माकोपिया है जो विश्व की सारी चिकित्सा पद्धतियां उनसे सबसे बड़ा फार्माकोपिया आयुर्वेद का है। एक एक औषधि को यदि हम देखें हजारों की संख्या में वनौषधियां हैं, उनके विभिन्न योग हैं। यदि आप च्यवनप्राश की ही बात करते हैं तो अनेक शाह ग्रंथों में अनेक प्रकार से एक एक योग को बताया गया। तो आप समझ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फार्माकोपिया होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको मान्यता न मिलना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार न किया जाना कहीं ना कहीं हमें हमारे मन को पीड़ा देता था। तो मन में एक भाव था कि कैसे हम इन परिस्थितियों से निकलकर इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या उसमें हम इसको अपनी आयुर्वेद की या वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को स्थापित कर पाए। तो मन में भाव आया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो है जो हम लोगों को इस चीज से निकाल सकता है। और जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को यह बताया जाता था कि शरीर के में 107 मर्म स्थान होते हैं जो प्राण की ऊर्जा के केंद्र होते हैं और जब यदि इस पर आघातित होते हैं तो घातक होते हैं। यदि इस पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मन में कभी भी हम लोगों ने इस अध्याय को या इस विषय को पढ़ा नहीं, क्योंकि डर रहता था कि भाई ये मरने मारने की बातें इसमें होती हैं कि भाई यहाँ चोट लग जाएगी, इतने दिन में मर जाएगा, ये होगा तो हार्ट खराब हो जाएगा, इसमें पैर खराब हो जाएगा और बहुत सारे अनेक इसके कॉम्प्लिकेशंस थे वो हम लोगों को बताए जाते थे। बिल्कुल। परंतु चिकित्सा में इसका उपयोग कहीं भी चिकित्सा में किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं था। तो मन में एक भाव आया कि यदि इससे ये चीज खराब हो सकती है तो हम इसको यदि उपचारित करें तो ठीक भी होना चाहिए। तो उससे हम लोगों ने इस पर कार्य करना शुरू किया और डरते डरते काम करना शुरू किया, क्योंकि एक परिभाषा है मर्म की जिसमें लिखा जाता है कि मार्यंती मर्माणी, कि यदि उस स्थान विशेष पर किसी ढंग का आघात लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कैसे एक ऐसा स्थान जिस पर मृत्यु हो सकती है उसके माध्यम से चिकित्सा की जा सकती है, समझ में नहीं आता था।
लेकिन मन में एक विचार था कि हाँ, इसके माध्यम से निश्चित रूप से कुछ हो सकता है, इसके किया जा सकता है। तो एक प्रायोगिक रूप से हम लोगों ने सन 90 से पहले इस पे कार्य करना शुरू किया, और इस ढंग से कार्य करना शुरू किया कि हम रोगी को देखते देखते परीक्षण करने के अनंतर ही हम लोग इस कार्य को करते थे। और उस कार्य को करने के बाद हम लोगों को यह लगता था कि भाई हाँ, इससे ठीक हो सकता है। एक विचार और मतलब एक चीज हम लोगों के मेरे शोध कार्य में उसका आधार बनी। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। और उनको एक अवसर मिला था कि कभी वो माननीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ कभी उनको कार्य करने का अवसर मिला होगा एक कार्यकर्ता के रूप में। तो उन्होंने हमको बताया था बचपन में कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की गर्दन हमेशा हिलती रहती थी, ऐसे ऐसे हिलती थी। तो हम लोगों ने पूछा ये क्यों हिलती है? तो उन्होंने कहा कि उनकी गर्दन पर अंग्रेजों की लाठी लगी थी एक किसी आंदोलन के दौरान, तो उसके बाद उनकी गर्दन हिलती। तो ये एक सूचना बचपन की हम लोगों के दिमाग में थी। जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ना शुरू किया तो हम लोगों को एक पढ़ाया जाता है कि जो सिर और गर्दन के जोड़ पर एक स्थान होता है जिसको क्रिकाटिका मर्म कहते हैं, और क्रिकाटिका मर्म पर आघात लगने से चलमूर्धा होती है, व्यक्ति की गर्दन हिलती। चलमूर्धा एक उसका कॉम्प्लिकेशन लिखा है कि इस पे यदि किसी के क्रिकाटिका मर्म पे चोट लगेगी तो चलमूर्धा होगी। तो जब वो सूचना, जब हम लोगों ने उसको पढ़ा 1976-77 की आपको बात बता रहा हूं, तो मन में एक विश्वास जगा कि निश्चित रूप से जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो सही लिखा है, क्योंकि उसका मेल हम लोगों को शास्त्र से प्रमाण मिला कि कैसे उनके चोट लगने से गर्दन हिली। तो इसका मतलब उनकी क्रिकाटिका मर्म पर चोट लगी होगी, तो उस पर आ। अब मन में फिर एक और भाव उदय हुआ कि यदि हम इस मर्म को प्रेरित करें तो जिन व्यक्तियों की गर्दन हिलती है उनमें फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति की गर्दन हिलती है, विशेष रूप से जिसको हम कंपवात कहते हैं या पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, और भी वृद्धावस्था की अवस्था है जिसमें गर्दन हिलती है। तो हम लोगों ने उसमें परीक्षण के तौर पर क्रिकाटिका मर्म का पहले उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की, उसको कहां किस जगह पे उसका लोकेशन है, और उसको फिर दबाने का एक स्पेसिफिक टेक्निक से उसको दबाने की कोशिश की। तब रोगियों ने यह बताया कि जब से इसको हम लोग करने लगे तब से हम लोगों की गर्दन हिलनी बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सूत्र हमको मिला कि यदि हम रेट्रोग्रेड टेक्निक से उसको उपचारित करेंगे तो ठीक हुआ। तो फिर हम लोगों ने महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई जितने कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक क्रमबद्ध किया, और क्रमबद्ध करने के साथ साथ उसके साथ रोगों का एक कोरिलेशन की कि भाई ये लक्षण किस रोग में होता है, और उन रोगों को उन मर्मों के माध्यम से उपचारित करना शुरू किया। तो देखा कि इसके पीछे तो पूरा एक विज्ञान छिपा है, और जब ये पूरा विज्ञान हम लोगों को महसूस हुआ कि इससे इतना फायदा होता है, तो मन में ये भाव आया कि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि किसी चीज के माध्यम से ठीक हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ मर्म चिकित्सा है, बिना अतिरिक्त संसाधनों के। देखिए, इसके लिए ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, न किसी बड़े अस्पतालों की जरूरत है, न किसी बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और न किसी औषधि या किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। तो यदि हम शरीर के उन स्थानों का आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन ठीक से जान पाते हैं, और उसकी तकनीक को हम लोग यदि एक यूनिफॉर्म एक टेक्निक को यूज करते हैं, एक प्रोटोकॉल को डेवलप करते हैं, तो उसके माध्यम से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि सिद्ध हो सकती है तो सिर्फ इस वैदिक विधा से हो सकती है, अन्यथा किसी चीज से संभव नहीं है। ये आपने देख लिया 70 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने, यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, भारत सरकार हो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, पूरे विश्व की सरकारें मिलाकर भी ये सबको रोग मुक्त करने का स्वप्न नहीं देख सकते। लेकिन वैदिक विधाओं के माध्यम से हम ये पूरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस पूरे के पूरे जो सूत्र है इसकी अवधारणा को यदि सिद्ध कर सकते हैं तो हम मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कर सकते हैं। ये तो आपने कह दिया है, बताया आपने, अपना टर्निंग पॉइंट भी आपने बताया इसमें लेकर के। अगर मैं सामान्य तौर पे एक विद्यार्थी होने के नाते, और ये समझिए आपकी जो हमारे दर्शक भी हैं वो इस विधा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे में एक सामान्य परिचय अगर हम देना चाहें तो मैं उसमें 1-2 बिंदु आपको कह सकता हूँ। जैसे आपने बिंदुओं के बारे में बार बार उसमें कहा कि पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में, तो ये मर्म बिंदु क्या है इन पर, और बॉडी पे जैसे आपने, मेरा अगला सवाल ही यही था कि कितने ये बिंदु होते हैं, आपने उससे पहले ही बताया कि 107 आपने इनकी गिनती बताई। तो ये 107 जो पॉइंट्स हैं इनका जो है आयुर्वेद में क्या महत्व है, इसको लेके क्या आप क्या? देखिए, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो कि शल्य चिकित्सा से संबंधित है। ठीक। और ये हम सभी के लिए, भारतवर्षियों के लिए
एक गर्व का विषय है कि महर्षि सुश्रुत को पूरा विश्व शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानता है। ठीक है। और इसमें अनेकशः शल्य की विधाओं का वर्णन है और शल्य तंत्र के द्वारा उपचारित होने वाली बीमारियों का भी वर्णन है और अनेक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को भी डिस्कस किया गया पूरा साइंटिफिक वे में। और ये नहीं कि ये हजारों साल पुरानी किताब है तो आज वो जो टेक्निक्स है वो आउटडेटेड है। आज भी उन्हीं पद्धतियों के माध्यम से हम सारे ऑपरेटिव प्रोसेस करते हैं पूरी दुनिया में। यदि शल्य चिकित्सा होती है तो वही महर्षि सुश्रुत के सिद्धांतों के आधार पर होती है और एक बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम पूरे विश्व को शल्य चिकित्सा का ज्ञान यदि किसी ने दिया है तो भारतवर्ष ने दिया और महर्षि सुश्रुत का उसमें प्रमुख योगदान माना जाता है। उसी ग्रंथ में शरीर रचना के संदर्भ में मींस एनाटॉमी के कंसेप्ट में जी मर्म निर्देशी अध्याय है, उसमें मर्म शारीर का वर्णन मिलता है। मींस एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्म। इसको थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूं। जब हम मर्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना तो मर्म शब्द का मूल रूप से अगर हाँ उसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। मर्म का मतलब है यदि मार्यंतीति मर्माणी। अच्छा। यदि इस पर चोट लगी, जिस जगह पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको मर्म कहते हैं। उस स्थान को मर्म कहते हैं। ठीक है। लेकिन मर्म को हम अनेक अर्थों में लेते हैं, जैसे इसकी प्राण की ऊर्जा का केंद्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि भाई किसी का ऐसी बातें मत बोलिए कि जो मर्म पे आघात लगाती है, मतलब मर्म स्पर्शी है। आप कहते हैं ना, मतलब जीस्ट को कह सकते हैं, वाइटलिटी को कह सकते हैं, प्राण की ऊर्जा को कह सकते हैं, जो उसका एसेंस है उसको कह सकते हैं। मर्म को बहुत अर्थों में कह सकते हैं। एक परिभाषा जो है वो है कि जिस पर चोट लगती है तो उसको उस पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक और परिभाषा है, महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि जहां पर 5 चीजें मिलती हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, उसका जो संयोग स्थल होता है उसको हम मर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये मर्म जो होते हैं प्राण की ऊर्जा के पूंजीभूत केंद्र होते हैं, कंसंट्रेशन होता है इसमें एनर्जी का। और जब इस पर चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति की बाहर से कोई चोट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी सी चोट लगी आदमी की मृत्यु हो जाती है। कहीं जैसे कनपट्टी पे लग गई, कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है शरीर की जहां पे चोट लगती है तो डेथ हो जाती है। और कभी आपने देखा होगा कि कई हड्डियां टूट गई, मांस फट गया, पेट में आंत बाहर निकल गई, व्यक्ति का उपचार करते हैं, ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मर्म जो बिंदु है सुरक्षित रहते हैं तो व्यक्ति जीवित रहता है, और यदि पूरा शरीर भी आघातित हो जाए और मर्म सुरक्षित है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पूरा शरीर फट भी जाए और मर्म आघातित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पक्ष को हमारे महर्षि सुश्रुत ने हमको बताया था, इसका चिकित्सा में कहीं उपयोग नहीं था। अच्छा। और जब हम लोग चिकित्सा में इसका उपयोग की बात करने लगे तो लोगों ने हम लोगों को बहुत कि भाई जिस मर्म बिंदु को छूने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है तो उसे आप चिकित्सा कैसे कर सकते हो, एक प्रश्न था। क्योंकि हम लोगों ने सभी यही चीज पढ़ी तो हम इससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स जा ही नहीं सकते थे। नहीं जा सकते। धारा के विपरीत सोचने का मतलब है कि आपको बहुत सारे विरोध और उपहास, ये सारी चीजें झेलनी पड़ती। तो हम लोगों को एक सूत्र महर्षि चरक का मिला, उसमें लिखा है कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगत। जो भी क्रिया व्याधि का हरण करती है उसको हम चिकित्सा कह सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि यदि हम मर्म बिंदुओं के माध्यम से चिकित्सा करें तो उसको मर्म चिकित्सा कह सकते हैं, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शास्त्र इसकी हमें अनुमति देता है। इसलिए हम लोगों ने उसको मर्म चिकित्सा के नाम से उल्लेखित करना शुरू किया और फिर बाद में लोगों ने स्वीकारा। लेकिन एक प्रश्न और था कि इस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कैसी चिकित्सा देनी है, कहां देनी है, क्यों देनी है, उसमें दवाई लगानी है, उसमें तेल लगाना है, उसमें क्या करना है, उसमें औषधि रखनी है, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। कितनी बार देनी है, क्या करना है, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने लोगों को समझाने के लिए एक बात कही कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप विवेकानंद लग रहे हैं तो आप खुश होंगे, नाराज होंगे? निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और यदि मैं आपसे कहूं कि आप विवेकानंद, अपने को बहुत विवेकानंद समझते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दुख होगा। और यदि कोई मुझे एक थप्पड़ मारे या मुझे पीटे और कहे कि अपने को विवेकानंद समझ रखा, तो उसकी प्रतिक्रिया मेरी अलग होगी। ऐसे ही मर्म बिंदुओं के सापेक्ष जब हम लोगों ने मर्म के उत्प्रेरण की विधि के लिए विषय में कहा कि जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलेशन, इरिटेशन एंड द इंजरी, कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजरी ऑफ द मर्मा, जिससे मृत्यु होती है, उसमें मर्म के विद्ध होना मींस बहुत ज्यादा चोट लगने की बात कही गई है, स्टिमुलेशन की बात नहीं कही गई। तो हम लोग क्या करते हैं, मर्म चिकित्सा में मर्म बिंदुओं का एक उत्प्रेरण करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं बाय सम स्पेसिफिक टेक्निक, वेरी लिमिटेड टाइम। तो वहां भी कुछ नहीं था हमारे पास, ना कोई हमारे पास
कुछ उसकी कोई पद्धति थी, न कोई समय था, न कितने बार करना है, क्यों करना, ये कुछ भी नहीं था, कहीं लिखा नहीं था शास्त्र में। तो मन में एक विचार आया कि एक ऐसा स्टिमुलस हम लोग इसको दें जो मिनिमम हो और शरीर के जो शरीर को सहने की उसकी क्षमता हो, शरीर उसको सह सके। तो एक विचार आया कि एक छोटा सा स्टिमुलस है हृदय की गति का, जी, कि हम जब माता के गर्भ में होते तब से एक हृदय की गति स्पंदन देती है, और कब तक देती है, जब तक हम अंतिम सांस नहीं लेते, मृत्यु पर्यंत देती है। तो उस जो स्पंदन को हम लोगों ने एक बेसिक यूनिट के तौर पे यूज किया और 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस मर्म बिंदु पर देना प्रारंभ किया। तो उससे लोगों में यह था कि भाई हाँ, इतनी देर को देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कोई इसके घातक परिणाम नहीं होंगे। तो 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, और एक आम व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता कि 0.8 सेकंड किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो काल है वो 0.8 से भी मतलब 1 सेकंड से भी कम है, तो उसको तो लोगों में ये था कि भाई 0.8 सेकंड का कितना। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स का, यदि कोई फिजिक्स का विद्यार्थियों का तो जानता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम ओम कहते हैं। ओम, ठीक है। तो हम लोगों ने एक विचार आया कि यदि हम किसी शब्द से इसको परिभाषित कर सके समय को, क्योंकि देखिए जब काल की मर्यादा है वो शब्द से भी नापी गई है आयुर्वेद में। वाक्शत कहते हैं कि कितने समय तक आपको ये चिकित्सा देनी, कि वाक्शत 100 शब्द बोलने तक हमें चिकित्सा देनी है, ये वर्णन है शास्त्र में। इसलिए ये मन में विचार आया कि हम शास्त्र के अनुरूप यदि हम किसी शब्द से के सापेक्ष इस टाइम का को गिन सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय हम लोगों ने देखा कि जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं 72 बार बोलते हैं तो लगभग 58 सेकंड होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 62 होंगे। तो लगा कि ये 0.8 सेकंड का जो काल है वो ओम नमः शिवाय कहने में पूरा होता है। तो हम लोग करने लगे कि 0.8 सेकंड का, जितनी देर में हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं उतनी देर में हम एक स्पंदन देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। प्रतिदिन हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। तो प्रोटोकॉल बनाना था, तो 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, कितनी बार करना है, 15 से 18 बार करना। क्योंकि ये सारी की सारी चिकित्सा पद्धति, जब आपने देखा होगा कि हम लोग कोई कर्मकांड करते हैं, क्योंकि ये देवभूमि है, हम लोग सब जानते हैं बिल्कुल, कि शिखा बंधन से प्रारंभ करते हैं और बाएं हाथ की हथेली पर ओम अस्त्राय फट करके उस पर ताली बजते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अधिपति मर्म होता है और यहाँ पे हमारा तल हृदय मर्म होता है। तो ये हमारी गति का, हमारी क्रिया कहां से होती है, अधिपति मर्म से प्रारंभ होती है और तल हृदय मर्म से होती है। और इस पूजा के या कर्मकांड के अनंतर हम विभिन्न अंगों का स्पर्श करते हैं और मर्मों के और मंत्रों के द्वारा उसको आच्छादित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको शास्त्रों में और हमारे जो कर्मकांड के जो ग्रंथ है उनमें मर्म आच्छादन की विधि लिखी है। वेदों में भी इसका वर्णन है कि मर्म को एक जो आचार्य कहते हैं अपने शिष्य से कि मैं तुम्हारे मर्मों को वर्म से आच्छादित करता हूं, इस ढंग का वो आदेश करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं से हम लोगों को लगा कि ये वैदिक विधाएं हैं, और जब हम लोगों ने इसको गहन इस पर शोध कार्य प्रारंभ किया तो लगा कि जहां भी हम अपने पूजा पर्व के दौरान कर्मकांड के अंतर्गत हम जिन भी स्थानों का स्पर्श या तो गंगा जल से करते हैं जी, या या रोली चंदन से करते हैं, भस्म से करते हैं, या आज्य शेष से करते हैं, तो उन वो सभी के सब मर्म स्थान है। तो मर्म स्थानों की को इस ढंग से समाहित किया था हमारे कर्मकांड में कि प्रत्येक व्यक्ति जो त्रिकाल संध्या करता है वो इन मर्मों के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकता है, अपने स्वस्थ रख सकता है। इसलिए चिकित्सा विधा के रूप में न सम्मिलित करते हुए हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने दैनिक कर्मकांड में इसको सम्मिलित किया, क्योंकि ये तीव्र चिकित्सा पद्धति है। यदि इस पर कोई गलत ढंग से करेगा तो इसका नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसको कर्मकांड में समाहित किया। तो इस ढंग से ये हम लोगों को शोध करने का एक अवसर मिला, और पूरी की पूरी जो प्रेरणा हम लोगों को अपने जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है और कर्मकांड के जो ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ है, उनसे हम लोगों को इसकी प्रेरणा मिली। ये आपने बताया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी तक हुआ है? क्यों नहीं? हम कह रहे हैं कि ठीक है हमारे टेक्स्ट में सुन लीजिए विज्ञान की एक तरह से हम कहते हैं कि सीमा नहीं है कि वो हमारी चीजों को तोल सके, परिभाषित कर सके। ये एक तरह से आप समझिए कि परिणामदायी चिकित्सा पद्धति है। यदि इसको हम विज्ञान, आधुनिक जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है, देखिए आधुनिक विज्ञान की एक सीमा मैं आपको बता दूं कि आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि आप अपने ज्ञान को तोलेंगे तो उसको तोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी सीमाएं, वो तो बहुत छोटा ज्ञान है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हम एक छोटी सी एक शोध का एक पैरामीटर, क्योंकि ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जरूरी है
शोध को समझना, यदि आप जैसे शोध के सापेक्ष इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मलेरिया को, आपने देखा होगा कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एक हम लोगों ने पूरे विश्व में चला, विशेष करके भारत में और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, देशों में जहां मच्छर की तादाद ज्यादा होती थी, तो हम लोगों ने एक स्लोगन बनाया। उस समय एक साइंटिस्ट ने कहा कि न रहेगा मच्छर न रहेगा मलेरिया, न रहेगा मच्छर न रहेगा मलेरिया, कि हम मच्छर को मार देंगे तो मलेरिया नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डीडीटी का छिड़काव किया। आप, मैं समझता हूं कि मेरी उम्र के लोग जान सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, तो हर जगह वो डीडीटी छिड़कने वाले सरकार के लोग आते थे और स्कूलों में, घरों में, सब में डीडीटी छिड़कते थे और उससे ये कहते थे कि भाई जब मच्छर नहीं रहेगा तो मलेरिया कैसे फैलेगा, नहीं फैलेगा। और वर्षों तक हम लोगों ने उस पर कार्य किया, लोगों ने काम किया, वैज्ञानिकों ने भी समझा कि भाई मच्छर को खत्म कर लेंगे तो मलेरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की स्थिति आपने देखी कि मलेरिया, मच्छर तो रहा, मलेरिया भी रहा, और हम लोगों ने जो डीडीटी छिड़की थी वो डीडीटी हमारी फूड चेन में आ गई, पूरे हमारी पेरिटोनियल फैट में आ गई, मदर के मिल्क में आ गई। आज हम बच्चे को, जब दूध पीता है बच्चा, तो माँ के दूध में स्वर्ण प्राशन हम कराते थे बच्चे को पैदा होते हुए, आज हम डीडीटी प्राशन कराते हैं, समझ रहे हैं। और उससे पता नहीं कितना जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, करोड़ों लोगों को कैंसर और पता नहीं कितनी बीमारियां हुई, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिक सोच थी। अब देखिए वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक की सोच, जब उन्होंने देखा कि ये फेल्योर है, इसके फेल्योर हो गया कि मच्छर नहीं मर पाया, तो उन्होंने कहा भाई मच्छर तो रहेगा लेकिन मलेरिया नहीं रहेगा। तो दे हैव स्टार्टेड गिविंग द क्लोरोक्विन, कि हम मास स्केल पे जब क्लोरोक्विन सबको खिलाएंगे। आपने भी, मैं समझता हूँ यदि आपकी उम्र में स्कूल में बच्चों को कभी क्लोरोक्विन, हमारे बच्चे, हम लोगों ने बचपन में क्या होता था, स्कूल में गोली खिलाने के लिए हमें लोग आते थे और हम लोग गोली खाते। तो मास स्केल पे जैसे आज हम पोलियो की वैक्सीन बांटते हैं या कोई दवाई बांटते हैं, ऐसे ही हम लोगों को मलेरिया की गोली खिलाई जाती थी। उसमें यह सोचते कि भाई हम जब सबको मलेरिया की गोली खिला देंगे तो व्यक्ति के खून में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ये चीजें नहीं रहेंगी, तो फिर एक मच्छर काटेगा भी तो क्या भेजेगा। तो जब हम समूल नष्ट कर देंगे इस हीमोपैरासाइट को तो मलेरिया नहीं फैल सकता। हमने वो भी परीक्षण देखा, वो भी दौर देखा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, मलेरिया रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, मच्छर भी रहेगा, मलेरिया भी रहेगा, लेकिन आदमी नहीं रहेगा। आज ये स्थिति है ना कि मच्छर पहले सिर्फ मलेरिया को एक तरह से विस्तारित करता था, फैलाता था, लेकिन आज चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, मायरा, पता नहीं कितनी चीजें फैला रहा है। तो मच्छर मजबूत हुआ है, आदमी कमजोर हुआ है। और ये जो पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने जो एक तरह का रिसर्च किया, जो एक हम लोगों ने प्रयोग किया, वो कहीं ना कहीं बेमानी सिद्ध हुआ। अरबों खरबों डॉलर्स या रुपये हमने इस पूरे प्रकल्प पे खर्च किए। आज भी मलेरिया की वही स्थिति है जो पहले थी, उसके सापेक्ष डेंगू और चिकनगुनिया और उसमें बढ़ गए। ठीक है। तो इस शोध के परिप्रेक्ष्य में आप मर्म चिकित्सा जैसे विषय को एक तरह से नाप नहीं सकते। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इस जो शोध का ये वाला है, इससे मर्म चिकित्सा को बचा सके, क्योंकि यदि हम इस पर शोध करेंगे तो हमारी सोच क्या होगी कि जब हम मर्म दबाते हैं तो शरीर के, मनुष्य के शरीर में कौन से हार्मोन्स या कौन से चीजें रिलीज होते, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या निकलता है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस बायो मॉलिक्यूल को केमिकली तैयार करेंगे या सुअर में या किसी चीज में पैदा करेंगे, फिर उसको लेके आदमी में इंजेक्शन लगाएंगे, मर्म चिकित्सा नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो उसको फिर हम कॉम्प्लिकेट करेंगे। मैं दोबारा उसी विषय पर आपको दोबारा लाना चाह रहा हूं। देखिए क्या है, हम जब इस बात को एक बंद कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं आपस में, तो वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है। लेकिन जब हम इसको मास लेवल पर लेकर के जाते हैं, सोसाइटी में लेकर के जाते हैं, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर जब प्रयोग कराएगा तो वो जरूर इससे पहले जानेगा कि इसका साइंटिफिक कोई एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं है। जैसे कुछ मेडिसिन बीच में आई थी, कोरोना की बात आपने की, कोरोना के समय पर भी कुछ ऐसी मेडिसिन आई जिन मेडिसिन को मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी विवाद उनको लेकर के हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर रोक लगा दी, कह दिया कि इसका कोई जब तक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, किसी प्रकार से किसी लैब में टेस्टेड नहीं है, तो इनका प्रयोग सीधा सीधा जो जनता को देना ठीक नहीं है। ऐसे में मर्म चिकित्सा की कोई भी आज तक की कोई स्टडी रही हो जिसको देख करके, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग या अभी चल रहा हो उसको लेकर के, कि जिससे हम ये कह सकें कि समाज और जो हमारी सोसाइटी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि जब तक वो आपके पास नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, तब तक ये केवल ऐसा रह जाएगा जैसे अभी हमारे यहाँ कहा जाता है विमान शास्त्र को लेकर के, महर्षि भारद्वाज लिख करके गए हैं विमान शास्त्र है, लेकिन उसका प्रायोगिक आज तक जब तक
वो बने नहीं है तब तक उसको केवल एक एज अ टेक्स्ट के रूप में ही देखा जाता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि देखिए ये क्योंकि देखिए हम लोग चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं जी, और विशेष रूप से मैं शल्य चिकित्सा का चिकित्सक रहा हूं और सारी जितनी ऑपरेटिव प्रोसीजर तो मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ बिल्कुल, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने किया। मैं लगभग 40 वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में ही रहा हूँ, शल्य चिकित्सा से संबंधित रहा हूँ और हम पूरे वैज्ञानिक विधि को फार्माकोलॉजी से लेकर सारी चीजों को अध्ययन हम लोगों को कराया जाता है। जो जितने मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं सारे पढ़ाए जाते हैं और जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो ये यदि उनकी भाषा में कहें तो ये मल्टीपोर्ट कैलकुलेटेड स्टिमुलस है, पीएनएस टू सीएनएस। ये इसका सारा का सारा वैज्ञानिक जो पाथवे हम लोग जानते हैं और उसको बताते भी हैं कि किस ढंग से शरीर में काम करती है। जब भी कोई चीज हम लोग छूते हैं या दबाते हैं तो वो जो प्रतिक्रिया किसी भी चीज से होती है वो शरीर की प्रतिक्रिया हमारे शरीर पे भी होती है, दिमाग पे भी होती है और उसका रिवर्स भी होता है। इसको हम लोग अनेक विश्वविद्यालय में और सीसीआरएस के माध्यम से भी इस पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय पूरे देश भर में संचालित हो रहे हैं। मर्म चिकित्सा एक पूरा एक वैज्ञानिक विधि के तौर पे प्रचारित प्रसारित हो रही है पूरे अनेक विश्वविद्यालय में। ऐसा नहीं है कि ये कोई दवाई हम लोगों ने ऐसे दे दी तो और उसमें हो गया। ये खोज करना कि ये कैसे कार्य कर रही है। आपने कल देखा होगा कि एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का एक बच्चा आया जिसके हाथ पैर नहीं चल सकते थे, हाथ मुड़े हुए थे और एक बार की चिकित्सा पद्धति के बाद उसका स्पाज्म खत्म हो गया। तो मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस जब हमने दिया तो उसका मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स भी है। देखिए किसी भी विज्ञान को यदि हमें परिभाषित करना है तो हमें दूसरे की भाषा में उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आयुर्वेद का विषय है तो हम आयुर्वेद की भाषा में उसको बात करते हैं। ये प्राण की ऊर्जा के केंद्र है जहां यत्र संगा खवय गुणियात व्याधिस तत्रोपजायते, जहां वात पित्त कफ हमारे सारे शरीर में दौड़ते हैं और वो जहां पर खौ गुण का मतलब जहां पर संग हो गया, जहां पर रुकावट हो गई या जहां पे कहीं कोई विस्तार हो गया तो वहां पर वो स्थान संशय करके रोग की उत्पत्ति करते हैं। मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम ये प्राण की ऊर्जा का जब संचार करते हैं तो ये त्रिदोष की साम्यावस्था उपस्थित होती है, रोग ठीक होता है। वैसे तो इतना ही काफी है मुझे अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। मुझे किसी अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, न मैं इसको जरूरी समझता हूं क्योंकि ये हमारी मानसिकता में, देखिए मेरी और मैं एक शब्द आपके लिए भी कह रहा हूं, मेरी और आपकी मानसिकता में जब तक ये अंग्रेज घुसा रहेगा तब तक इसको ठीक। क्यों हम उनके पैरामीटर पे देखें, आप अपने सिद्धांतों पे देखें ना। हम वैदिक सिद्धांतों पे क्यों नहीं अपनी चीजों को परीक्षण करते, आयुर्वेद के सिद्धांतों पे क्यों नहीं परीक्षण करते। यदि आयुर्वेद मुझे इसकी अनुमति देता है तो मुझे किसी दूसरे के से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। भारत के संविधान को, भारत की चीजों को अनुमोदित करने के लिए किसी हमें बाहर के राष्ट्र की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक। ऐसे ही अपने विज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हमें किसी दूसरे विज्ञान के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये क्योंकि ये सामान्य सी चीज है, हम इसको मानते हैं कि जब हम किसी जगह को छूते हैं तो एक स्टिमुलस जाता है, नर्व के माध्यम से जाता है और ये इसको हम जो बाहर का परिसर, जो बाहर का तंत्र होता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जब भी हम मर्म पे कार्य करते हैं तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। दबाते हैं तो क्या स्टिमुलस जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाता है, ये फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है क्योंकि मल्टीफोल्ड होता है। त्वचा है, उसके नीचे फिर हमारा फेशिया है, नर्व है, ब्लड वेसल है, हड्डी है, सबकी अलग अलग सप्लाई है। तो उसमें जब हम प्रेशर देते हैं एक कैलकुलेटेड, देखिए बिल्कुल बहुत वैज्ञानिक रूप से हम इसको देते हैं। जब ये देते हैं तो ये हमारा सेंट्रल सिस्टम में जाता है और ये मल्टीफोल्ड उसका रिस्पॉन्स आता है, तुरंत ही हमारे परिणामदायी चिकित्सा पद्धति होती है जिसको हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करते हैं। सीसीआरएस के माध्यम से काम करते हैं। इसमें कई एमडी और पीएचडी हम लोग करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शोध नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पे इस पे पूरे सभी आयुर्वेद के सभी विश्वविद्यालयों में और विभिन्न मेडिकल कॉलेज के साथ भी हम लोग इसको काम कर रहे हैं। एक अभिनव प्रयोग के तौर पे हम लोगों ने पूरे देश पर अपने प्रदेश से लेकर 10 प्रदेश के आयुष के चिकित्सकों को इसका प्रशिक्षण दिया है, निरंतर दे रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं। और अपने उत्तराखंड प्रदेश में लगभग 30-32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी इन चीजों का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया। आज ये पूरी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में, प्रमाणित चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित है और लोगों को स्वीकार है। अनेक देशों में हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स इसको हम लोगों के बताए अनुसार अपने चिकित्सा में भी कार्य कर रहे हैं। उसका प्रशिक्षण जापान में दे रहे हैं, पोलैंड में दे रहे हैं और क्या कहते हैं पुर्तगाल में, जर्मनी में, बहुत सारी जगह पे इस पर कार्य हो रहा है। जितना मैं आपकी बात से समझा हूं, इसमें आपने कहा कि मॉडर्न साइंसेस को वैलिडेट करने नहीं कर सकते, नहीं है, से नहीं कर सकते। इस हर चीज को देखने का एक दृष्टि और उसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। बिल्कुल अपने देखिए हमारे सिद्धांत है तो हमारे जो हमारी चीज है वो हमारे सिद्धांतों के आधार पे जानी चाहिए, मापी जानी चाहिए। हमें किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए।
अब कोई मंत्र कैसे काम करता है इसको आप किसी मशीन से नहीं नाप सकते। ठीक है। मंत्र इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा रहता है ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को लेकर के, चाहे वो यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, मर्म चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं, इसको लेकर के एक सवाल मुझे भेजा है कि क्या मर्म चिकित्सा क्रोनिक डिजीज में मदद करती है? देखिए, ये एक पूर्ण चिकित्सा विधा है। हर तरह की बीमारियों में मर्म चिकित्सा कार्य करती है। अच्छा। क्रॉनिक डिजीजेस का मतलब देखिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति को पोस्ट पोलियो पैरालिसिस है, मतलब पोलियो यदि 40 वर्ष पुराना हुआ है, ठीक है, तो 40 वर्ष पुराने क्या पोलियो में कोई चिकित्सा पद्धति कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती। आज हम पोलियो मुक्त भारत है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन आज भी हम 2 बूंद जिंदगी की ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, दोबारा से पोलियो की संभावना हो सकती है। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट पोलियो पैरालिसिस है, उनकी कोई चिकित्सा नहीं। किसी को 40 साल पहले हुआ है, किसी को 60 साल पहले हुआ है। उन सभी में हम जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो एक बहुत ज्यादा सुधार उसमें होता है, उसकी क्रियाविधि में सुधार होता है, और लगातार करते हैं तो उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसका जो बॉडी मास है वो भी बढ़ता है, और उसकी एक्टिविटी, उसका फंक्शन भी बढ़ता है। तो जितने भी क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उसमें सब में, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उसमें काम करते हैं। जैसे हम कहेंगे कैंसर में, या फिर हम कैंसर ऐसी बीमारी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सब में काम करती है। अच्छा। यहाँ तक कि एमएनडी में काम करती है, एक तरह से ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी में काम करती है, पोस्ट पोलियो पैरालिसिस में काम करती है, सेरेब्रल पाल्सी में काम करती है। ये सबसे ज्यादा जो हमारे जो नाड़ी संस्थान है उससे संबंधित सारी बीमारियों में काम करती है। और ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं तो ऐसे ही, इसके सारे प्रमाणों के साथ सैकड़ों मरीजों की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसके साथ हम आपकी कोई स्पेसिफिक कोई केस स्टडी इसको लेकर के रही हो जो आप? केस स्टडी बहुत सारी है, हम लोग कर रहे हैं, सीसीआरएस के साथ कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं। कोई एक घटना कोई हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कोई एक केस आपके लिए ऐसा रहा हो कि जिसमें आपको स्टार्ट में लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आपकी मर्म चिकित्सा पद्धति से उसमें बहुत सारी चेंजेस? कितने हजार केसों की बात करूं मैं आपकी, एक केस नहीं, हजार। मैं विगत 35-40 वर्षों से इस पे काम कर रहा हूं, हजारों हैं। यदि प्रतिदिन आप देखें तो रोज चमत्कार होते हैं। कल आपने देखे होंगे कितने सारे चमत्कार हुए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इनको सूचीबद्ध करना या रोज लिखना संभव नहीं होता, लाखों की संख्या में केसेस हैं। तो इसको तो ऐसे ही कोई स्वीकार नहीं करता। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में यदि पढ़ाई जा रही है, विश्वविद्यालय स्वीकार कर रहे हैं, संस्थान इसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे विज्ञान का पूरी तरह से वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति। देखिए, यदि कोई चिकित्सा विधा वेदों से संबंधित है तो निश्चित रूप से विज्ञान सम्मत है। और जब तक कोई भी चीज शास्त्र सम्मत नहीं होती, विज्ञान सम्मत नहीं होती, और आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी नहीं होती, तब तक वो जन स्वीकार्य नहीं होती। मर्म चिकित्सा को आम व्यक्ति, चिकित्सक और लोग स्वीकार कर रहे हैं, सरकार स्वीकार कर रही है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे उत्तराखंड सरकार में, सरकार के माध्यम से इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सकों के लिए चलाया जाता है। एक ये बहुत बड़ी बात है, और उत्तराखंड ने इसमें लीड लिए। मैं अपनी पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने इस मर्म चिकित्सा को एक ब्रांड जैसा उत्तराखंड का बनाया। जैसे हम लोग कहते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा जो है केरल की चिकित्सा पद्धति है, इसी ढंग से मर्म चिकित्सा उत्तराखंड की एक तरह से ब्रांड चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित है। ठीक है, काफी गंभीर हो गया विषय, अब थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो क्रोनिक डिजीज की हमने बात की। क्योर के लिए अगर क्या हम इसको कर सकते हैं? जैसे इस समय पूरा एक सिस्टम जो है अभी जो बॉडी केयर की हम बात कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी मेजर जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हेयर फॉल है। मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार हेयर फॉल का आप देख रहे होंगे, तेल के रूप में, शैम्पू के रूप में, दवाइयों के रूप में, और एक बहुत बड़ा बाजार इसके लिए डेवलप हो चुका है और खुलेआम व्यापार चल रहा है। उसमें अलग अलग लोग आकर के, किसी के इतने लंबे बाल, किसी के इतने लंबे बाल, और आकर के कह रहे हैं कि ये तेल लगाओ, इससे हो जाएगा। वो तेल लगाने वाला सब तेल लगा चुका है, उसको कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसे, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ऐसे हो जो आप बताएं। देखिए, ये बहुत, हम लोग यदि मर्म चिकित्सा को इस स्तर पर जानना चाहें तो ये बड़ा छोटा सा एक, मतलब एक बहुत बड़ी चीज के लिए एक बहुत छोटा सा कार्य है। जब भी हम, ये आपने हेयर फॉल की जैसी घटना को बताई, ये निश्चित रूप से हमारी खान पान की समस्या और हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित है। न तो ऋतुचर्या का पालन करेंगे, ना दिनचर्या का पालन करेंगे, ना खाना ठीक रखेंगे, और फिर तेल के माध्यम से बाल को बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगा, है ना। आप व्यायाम नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, खाने में मीट, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू और ये पॉल्यूटेंट, प्रदूषण
रासायनिक पदार्थ ये लेंगे और फिर चाहेंगे कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से बाल उगेंगे, तो नहीं। जब भी मर्म चिकित्सा करनी होती है, देखिए आयुर्वेद की चिकित्सा हो, योग की चिकित्सा हो, तो योग को जब हम कहते हैं तो योग का आधार यम नियम है। जो व्यक्ति यम नियमों का पालन करता है वही इन चिकित्सा पद्धतियों का अधिकारी होता है। तो सामान्य चिकित्सा की चीजें, जैसे किसी को बाल गिर रहे हैं, अर्ली बाल्डनेस है, ये सारी की सारी चीजें बहुत छोटी है, जिनको आंवले के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आप यदि अपना भोजन को ठीक करेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, तो उससे ठीक हो सकता है। मर्म चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति। हमारे दर्शकों के लिए हमारा ये बड़ा लालच है, एक मैं आपसे खुला कह रहा हूं, तो कोई पॉइंट्स या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहेंगे कि अगर हेयर फॉल की किसी को प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व की जा सकती है? पहले तो यम नियम का पालन करें अपने भोजन में। यम नियम का मतलब आप भोजन ठीक करें, समय से भोजन करें। ये जो जितने भी आप प्राकृतिक रूप से, देखिए प्राकृतिक भोजन करेंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, जितने भी रासायनिक उसमें पदार्थ मिले उनको नहीं खाएंगे, जितने कीटनाशक डले हैं इनको नहीं खाएंगे। सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे बालों को ही तो गिरा रही है, हमारे शरीर को कमजोर कर रही हैं। तो व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, अपने जीवन में जितनी भी हमारी चीजें, सामान्य समय से उठना है। अब आप 12 बजे सो के उठेंगे, रात को 12 बजे सोएंगे, बाल तो गिरेंगे ही, समझ रहे? तो ये दिनचर्या का पालन, ऋतुचर्या का पालन और आहार का, अब जो हमारा जो शास्त्रीय आहार, उसके आधार पर यदि आप भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मर्म चिकित्सा स्वास्थ्य संरक्षण करती है, स्वास्थ्य संवर्धन करती है, रोग का प्रतिरक्षण करती है और रोग का निदान करती है। तो ये इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति कि हम सारे अपने स्वास्थ्य को भी ठीक, आरोग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज जब हम बात करते हैं तो इलनेस की बात करते हैं, वेलनेस की कोई बात नहीं करता। तो इलनेस पर फोकस, सारा बजट, सारी चीजें, सारे अस्पताल हम किस पे हैं कि इलनेस पे। कि पहले व्यक्ति बीमार हो, पहले आप सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, फेफड़े में खराब करें, फिर हम उसका इलाज करें, कैंसर करें। पहले हम शराब से अपना लीवर खराब करें, फिर हम लीवर की चिकित्सा करने के लिए बड़ी बड़ी उसका लीवर ट्रांसप्लांट करें। तो जब तक हमारा फोकस इलनेस से वेलनेस की तरफ नहीं होगा, आरोग्य की तरफ हम नहीं जाएंगे, तब तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते। मर्म चिकित्सा हमको आरोग्य प्रदान करती है। अपने स्वमर्म चिकित्सा के माध्यम से यदि हम प्रतिदिन मर्मों को उत्प्रेरण करते हैं तो रोगों से बचते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि त्रिकाल संध्या में जब हम मर्म का आच्छादन करते थे, शिखा बंधन से लेके अपने तल हृदय मर्म तक इसको करते थे, तो हम लोग रोगी नहीं होते थे। आज यदि आप 3 बार स्वमर्म चिकित्सा का अभ्यास करें, हम लोगों ने क्या किया कि कुछ एक मर्मों की एक सीरीज दी है कि हम शुरुआत करते हैं इस अधिपति मर्म से, फिर हम गर्दन के मर्म से, फिर हाथ के मर्मों से और कंक्लूड करते हैं बाएं हाथ के तल पे। दाएं पे नहीं करते, नहीं, बाएं हाथ के तल पे करते हैं। इससे जो हम उसको स्वमर्म चिकित्सा कहते हैं। यदि आप स्वमर्म चिकित्सा का अभ्यास करते हैं या मर्म प्राणासन का अभ्यास करते हैं, ये जो अभ्यास हम लोगों ने कुछ इसमें विकसित किए हैं, तो आपको ये बीमारियां हो ही नहीं सकती। भोजन आप ठीक करें तो मैं समझता हूं कि बालों को रोकने के लिए यदि आपको करना है तो ये बड़ा छोटा सा एक प्रयास हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हम लोग, मैं आपको एक दो उदाहरण, क्योंकि आपने एक उदाहरण दिया तो मैं एक और उदाहरण दूंगा जो इससे ज्यादा कॉमन है, खास करके उत्तराखंड के लोगों में। हमारे देखिए, हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और उसमें लगभग हम 3 हिस्सों में उसको विभाजित करें कि हम बच्चे जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं 40 करोड़, 14 वर्ष से या 15 वर्ष से लेके 40-50 वर्ष तक के लोग 40-50 करोड़, इसी ढंग से 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे बुजुर्गों की है। और हर व्यक्ति के घुटने खराब है। और लगभग हम लोग ये कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष चिकित्सकों के द्वारा घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। और उसमें से लगभग 5 लाख लोग, 5 से 10 लाख लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि देवप्रयाग में भी के लोग करते हैं, नहीं तो देहरादून में, ऋषिकेश में और बहुत सारी हर जगह पे अब घुटना प्रत्यारोपण हो रहा है। तो लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में लगभग 25 से 50 खरब रुपया खर्च होता है। 5 लाख रुपया एक में खर्च होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इतना खर्चा हम प्रतिवर्ष नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में करते हैं। लेकिन जो 95 लाख लोग रह गए जिन पे पैसे नहीं है, जिन पे संसाधन नहीं है, या जिन पे कोई कंट्राइंडिकेशन है, जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, उसकी वजह से, उन सभी लोगों में हम कोई उपचार दे नहीं सकते। दर्द की गोली भी नहीं दे सकते। दर्द की गोली देंगे तो उनका किडनी खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 95 लाख लोग हमारे अभिधेय हैं। हम 95 लाख लोगों तक के घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं और उनके घुटने प्रत्यारोपण को रोक सकते हैं। हमें 5 लाख लोगों से कोई लेना देना नहीं। जिनके पास संसाधन वो कराएं, पूरी तरह से शल्य चिकित्सा करें। ना हमें चिकित्सकों से कोई लेना देना, ना उन लोगों से लेना देना है कि जो ऑपरेशन करा रहे हैं। हमारा अभिधेय या हमारा उद्देश्य क्या है? उन 95 लाख लोगों तक पहुंचना जो कष्ट में जीवन जी रहे हैं,
लेकिन सामान्य मर्म चिकित्सा के माध्यम से वो दर्द भी ठीक कर सकते हैं और अपने घुटनों को प्रत्यारोपण से बचा भी सकते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा का हम लोगों का अभिनय है। ठीक है, हमने हेयर फॉल की बात की, इसके अलावा दो बड़ी समस्याएं जो इस समय रहती है, लोग मोटापे से बड़े परेशान हैं, लोग उसके लिए बहुत सारी बाजार में दवाइयां आ चुकी है, मेदो हर बटी, ये वटी वो वटी, और उसमें आप चाहे आयुर्वेद में कहें या फिर आयुर्वेद से हटकर भी अगर आप एलोपैथी में भी देखें तो लोग दवाइयां लेकर के, या तो कोई वेट गेन करने के लिए दवाइयां ले रहा है या वेट लूज करने के लिए दवाइयां ले रहा है। ऐसे में एक वेट लॉस, और एक प्रश्न जो मेरा बिल्कुल निजी प्रश्न है, मैंने कल शाम जब ये सूचना डाली थी कि मैं कल आपके साथ संवाद करने वाला हूं, तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला है कि आप जरूर पूछिएगा कि जो ग्लोइंग स्किन है महिलाओं में सबसे ज्यादा जो आजकल रहता है कि उनका आकर्षण रहता है, और आप भी जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। तो इसमें ग्लोइंग स्किन के लिए कोई अगर चीजें हो मर्म चिकित्सा में या फिर आयुर्वेद में, कि अगर हम अपनी पर्सनल केयर के लिए उन चीजों को रोज अपने दिनचर्या में जोड़ लेते हैं तो हमको ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका असर हमारी सैलरी पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले तो मैं आपके मोटापे की चर्चा करूंगा। देखिए, मोटापा जो होता है सामान्य व्यक्ति का एक, हम लोग कहते हैं वायुस्थापन, एक शब्द है आयुर्वेद में, जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट आयु में उसका शरीर कैसा होना चाहिए, उसकी एक परिभाषा है जी। और हमारे आयुर्वेद में अष्टो निंदनीय एक अध्याय है, उसमें लिखा है कि 8 व्यक्ति जो निंदनीय होते हैं, उसमें एक अति स्थूल, अति कृश, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अलोमस, जो ये 8 निंदनीय पुरुष है। आप निंदनीय कह रहे हैं, फिर मुझे खुद को लेकर के वही हो रहा है कि मैं भी वैसा ही। नहीं, आप मोटे नहीं है, आप मोटे नहीं है। जो मोटापा उसको कहते हैं कि जो सामान्य जितना वेट होता है उससे बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा 150 किलो 250 किलो के लोग हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया था लगभग 150 किलो का। तो सबसे पहले तो हम लोग उनको ये सलाह देते हैं कि देखिए, जब तक आप अपने जीवन शैली को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आप मोटापे को कम नहीं कर सकते किसी भी औषधि से। ये एक भ्रम है कि किसी औषधि के माध्यम से आप अपने कम, क्योंकि व्यापार और मोटापे का एक सिद्धांत है। व्यापार में घाटा कब होगा? जब आप जमा कम करेंगे या खर्च ज्यादा करेंगे। बिल्कुल। जमा कम करेंगे का मतलब क्या? भोजन कम करेंगे। और खर्च ज्यादा करेंगे का मतलब क्या? कि व्यायाम ज्यादा करेंगे। आप बैठे रहें और भोजन करते रहें तो आपको कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं कि आपको आपका वजन कम कर सके। लेकिन मर्म चिकित्सा में कुछ मर्म बिंदु ऐसे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। कूर पर मर्म विशेष रूप से जो कोहनी के नीचे का मर्म होता है, यदि हम लोग कहते हैं कि यदि वो हमारे द्वारा निर्धारित या हमारे द्वारा बताई गई जीवन शैली को यदि वो करता है तो व्यक्ति का कम से कम 3 से 5 किलो वजन इस मर्म के द्वारा कम होता है। ये हम लोगों का सुपरीक्षित प्रयोग है। और हम लोग ये देखते हैं कि 5 महीने में 25-30 किलो वजन व्यक्ति कम कर सकता है। क्या करना है कि जो बीच का खाना है उसको बंद करना है। सामान्य रूप से हम लोग ये देखते हैं कि भोजन हम लोग जैसे सुबह करते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर में भोजन करते हैं, रात्रि को भोजन करते हैं, उसके बीच में कम से कम 5-6 बार चाय पीते हैं, कभी जूस पीते हैं, कभी जिसको क्रेविंग कहते हैं ना, करते हैं, बीच बीच में मंचिंग होती है। सबसे पहले आप उसको छोड़िए। तो जो भी चीज आपको खाना है, फल खाने हैं तो आपने ब्रेकफास्ट पे खाने हैं, दोपहर में यदि कोई भी चीज खानी है, कॉफी पीनी है, आप उसी समय पीजिए। और उसको क्यों उसको एक हम उदाहरण से बताते हैं कि जब हम इस ढंग से खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे एक तरह से आम की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आम की उत्पत्ति होती है जो हमें मोटापा, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को, कोलेस्ट्रॉल बनाना, ये काम करता है। तो फ्री रेडिकल्स को रोकने का एकमात्र उपाय ये होता है कि हम समय से खाएं। और समय से खाने से एक उदाहरण से हम लोग बताते हैं, जैसे आपने एक प्रेशर कुकर में सारी चीजें मिलाकर खिचड़ी बनाने के लिए रख दी, नीचे से आग जला दी। अब आपको 2 मिनट के बाद विचार आया कि भाई इसमें तो टमाटर नहीं डाले। आपने 2 टमाटर डाल के उसमें काट दिए। फिर विचार आया कि यार इसमें तो धनिया छूट गया। तो 5 मिनट के बाद फिर आपने उसको खोला, दोबारा से खोला, उसमें फिर आपने थोड़ा 1 मुट्ठी धनिया डाल दिया। फिर कहा कि भाई अरे एक मेहमान कोई और आ गया, 2 मुट्ठी चावल और डाल दो, दोनों के लिए हो जाएगा। फिर आपने 2 मुट्ठी चावल डाल दिए। इस ढंग से यदि आप जब काम करते हैं तो जो पहले आपने फिर उसको आग पे रखा, जो पहले आपने डाला है वो तो जल जाएगा और जो बाद वाला है वो कच्चा रह जाएगा। उसको आम की उत्पत्ति कहते हैं। और वही सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ होता है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो समय से भोजन करना चाहिए, बीच बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो केमिकल रिएक्शन बाहर होता है, लेबोरेटरी में होता है, वही हमारे शरीर के अंदर होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। इनवाइटन HCl की हम बात करते हैं कि लगभग उतना होता है। उसमें फिर एंजाइम्स होते हैं, फिर कुछ
बाइल सॉल्ट्स, पिगमेंट और क्या कहते हैं बाइल जूस, पैंक्रेटिक जूस होता है। जब हम इसमें बार बार ये इंटरवेंशन करते हैं तो एक चीज की रिएक्शन शुरू हुई, प्रोटीन की रिएक्शन शुरू हुई या कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन शुरू हुई, एक चेन प्रारंभ हुई, उसके बीच में आपने कुछ डाल दिया। इसको आप और एक चीज से समझ सकते हैं कि आपने दही जमाने के लिए दही रखा और आधा दही जम गया, उसमें फिर आपने दूध डाल दिया तो दही कभी जमेगा नहीं जमेगा। ऐसे ही पाचन की क्रिया के लिए आपको एक समय देना होता है पेट के उस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। जब हम मोटापे की बात करते हैं तो उस व्यक्ति में नियमित रूप से वो कुछ इस ढंग से खाता है तो वो शरीर में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं और मोटापे को पैदा करते हैं। देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का एक क्रम है। पहले रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, में से। अब ये क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होता है तो मांस के बाद सीधे मेद में कन्वर्ट होते जाता है, आगे की धातुओं का पोषण नहीं होता, तो ये इकट्ठा होता रहता है और निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। और उसमें यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं और विशेष रूप से देखिए भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है कि पराठा नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है, एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेनी है और कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो आपको लेना क्या है, आपको जितना भी ये रॉ सब्जियां होती हैं इनको उबाल कर लेना है। उबाल कर लेंगे, जब भी आप इससे पेट तो भरेगा लेकिन कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो आपको जमा कम करना है, खर्च ज्यादा करना है। एक्सरसाइज खूब कीजिए, लगभग 10,000 स्टेप सुबह, 10,000 स्टेप शाम को कीजिए। एक्सरसाइज की जितनी आप अपने शरीर को मोबाइल रखेंगे, एक तरह से मोबिलिटी को बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ मोटापा कम हो जाता है। और उसमें कूर पर मर्म विशेष रूप से कार्य करता है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बताया कि आपको मॉडिफिकेशन, अपना डाइट का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और ये सारी की सारी चीजों में सुधार करना पड़ेगा। खाना कम खाएंगे तभी व्यापार में घाटा होगा, कम करेंगे तो घाटा होगा। जैसे मैं एक अपना ही उदाहरण आपको बताऊं। दूसरी चीज का आपका एक चीज रह गई है, फिर उस पे आएंगे हम दोबारा से। अभी मोटापे को लेकर के ही मैं 30 वर्ष की आयु में हूँ। 30 वर्ष की आयु, मेरी लंबाई 5 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास और इस समय मेरा वजन हो रहा है 84 केजी। जो हमारा बीएमआई चार्ट है, उस बीएमआई चार्ट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा है वो मुझे कहता है कि मैं 10 से 12 किलो या 15 किलो एक्स्ट्रा हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फैट हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मुझे इतने को लॉस करना है। ऐसे में अगर मुझे इसको फैट को लॉस करना है और मेरी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी है कि जिसमें मेरे को इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पहला देखिए दो फार्मूले हमने आपको दिए ना जी। जमा कम कीजिए, खर्च ज्यादा करें। खर्च ज्यादा, आप खर्च ज्यादा नहीं कर सकते तो जमा कम कीजिए ना। सीधा उपचार है। आप मत खाइए, आप उपवास कीजिए, आप सीधे आप 2 किलो खिया उबाल लीजिए, सुबह उसको काट काट के खाते रहिए, मूली खाते रहिए उबाल के, मत खाइए रोटी पराठा मीठा मत खाइए, आलू मीठा चावल ही मत खाइए। सिर्फ और 2 उपाय है और कोई भी 2 उपाय में से एक तो करना ही पड़ेगा, बिना उपाय के कुछ नहीं होने वाला। प्रयास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तो निश्चित रूप से जब शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो समय के अभाव हो सकता है, लेकिन पहला फार्मूला आपके पास भी है कि आप उस सूत्र को अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक हो सकते हैं। डाइट प्लान को अगर हम अपना सही करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये कूर पर मर्म की बात हम लोगों ने विशेष रूप से की है। जब हम इस कूर पर मर्म को, जो हमारी कोहनी के नीचे बिंदु होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके हाथ पे, ये जब ये लाइन है इसके नीचे ये आप देखेंगे तो ये बहुत पेनफुल पॉइंट है ना। ये समान वायु को और पाचक पित्त को हमारे मैं उसको देख रहे हैं आप, हल्का सा मैं दबा रहा हूं तो कितना पेनफुल। तो ये दोनों चीजें, इसी से डायबिटीज होती है, इसी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी से ये होते हैं। तो इस समान वायु और पाचक पित्त को नियंत्रित करने का कार्य कूर पर मर्म के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने ये प्रेस किया है तो मुझे पेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि या तो आपको गर्दन में तकलीफ है या आपका पेट खराब है। ठीक है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जरूर है। डिसलिपिडीमिया हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या डायबिटीज की तरफ आप जा रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो इसको यदि आप दबाएंगे तो आप इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक निदान की विधि भी है और चिकित्सा की विधि है। तो मर्म चिकित्सा में मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग प्रतिरक्षण और रोग का निदान, ये चारों चीजें यदि किसी से हो सकती है, मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकती है। तो आपके लिए क्या है, पहला फार्मूला है कि आप अपने डाइट प्लान को ठीक करेंगे और आलू चावल मीठा घी तेल जो चीजें हैं, ये एक्सेसिव प्रोटीन, एक्सेसिव फूड, एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, इसको बंद करेंगे। और जो भी चीजें हैं जैसे फाइबरस फूड है, इसको लेंगे तो आप निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 1-2 महीने में आपका वजन ठीक हो जाएगा। कूर पर मर्म को नियमित रूप से ये दबाइए, इसको मर्म को रोज 3-4 बार
कई बार इसको दबाएंगे तो आपका वजन तेजी से कम। जो हमारा दूसरा सवाल था, अब थोड़ा मैं चाहता हूँ उस पर भी आप कुछ देखिए, जो सौंदर्य है वो एक बहुत बड़ी बात है। सौंदर्य या शरीर स्वस्थ हो हमारा, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सौंदर्य अपने आप आता है। अच्छा। यदि हमारा शरीर बीमार होगा तो सौंदर्य की कमी होगी। ठीक है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सौंदर्य को एक तरह से उजागर करने के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। और जैसे आपने कहा कि बीएमआई क्या होता है, जिसको हमने वयस्थापन कहा, वय के अनुरूप यदि हमारा शरीर का सौष्ठव है, आकृति है, उसका वजन है, तो हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेसिक चीज क्या है कि हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके माध्यम से हम यदि कार्य करते हैं तो बहुत चीजें ठीक होती है। देखिए, पहले के समय में आपको भी याद होगा, यदि हम तो अपना बचपन जानते हैं कि एक तरह का तेल हुआ करता था, सरसों का तेल या कुछ, उसी को सिर पे लगाते थे, उसे शरीर पे लगाते थे। बिल्कुल। एक तरह का साबुन होता था, उसी से सिर भी धोते थे, बाल भी धोते थे। आज क्योंकि ये दृष्टि हमारी व्यावसायिक हो गई है और हमने व्यक्ति के जो सौंदर्य बोध के जो उसकी भावना है उसको हमने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया है। परिभाषा ही बदल गई। हाँ, परिभाषा ने एक्सप्लॉइट किया है कि हमने मन में सौंदर्य का जो बोध होता है, विशेषकर से महिलाओं में, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया कि बाल लंबे होने चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का शरीर या आकृति या वर्ण उसके प्रकृति के अनुरूप होता है। भगवान श्री कृष्ण काले थे, कृष्ण वर्ण के थे, बिल्कुल। तो क्या खराब थे? नहीं। ठीक है, हर व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो प्रकृति प्रदत्त होता है और ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है। तो हमें उसके साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। उसको मेंटेन रखें, कैसा है वैसा ही वो हमारे लिए है। मेरी यदि नाक लंबी है तो भगवान ने मेरे लिए बनाई है, मेरे कान छोटे हैं तो मेरे लिए बनाए, मेरी आंखें कैसी है तो ये नहीं। एक और, क्योंकि इस संदर्भ में पहले मैं स्वास्थ्य इनकी बातें करूं उससे पहले आपको भी एक भ्रम होगा कि व्यक्ति की किसी की कमर लंबी होती है, किसी की छोटी होती है ना। हम लोगों को कहते हैं भाई उसकी पतली कमर है, लेकिन ये भ्रम है। यदि हम 4 उंगलियां अपनी, ये जो हमारी रिब्स है, पसलियां और ये जो कूल्हे की हड्डी है उसके बीच में यदि हाथ फंसा है तो हमारी 4 उंगलियां होती है। हर व्यक्ति की कमर 4 उंगली की होती है। ठीक है, तो ये जो सौंदर्य बोध की जो परिभाषा है वो लोगों ने गढ़ी हुई है और उसके अनुरूप वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हमें क्या करना, हमें ताजा भोजन करना है, जो प्राकृतिक भोजन है। देखिए, हम लोगों के पास यदि बद्री गाय का घी है, यदि हम उसको मुंह पर लगा लेते हैं, यदि उसकी दूध की मलाई है, उसमें गुलाब जल या कुछ भी चीजें मिला के, या उसको सिंपल दूध की मलाई लगा, तो हमारी त्वचा को ग्लो होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं प्रकृति में, खासकर उत्तराखंड में इतनी सारी चीजें हमारे पास है कि आपने देखा होगा, भीमल होता है, भीमल देखा? बिल्कुल। तो हमें किसी शैम्पू की जरूरत नहीं है। भीमल की छाल को हमारी दादी नानी करती रही है, उनके पत्ते कूटती थी, उनकी छाल को कूटती थी, बालों में लगाती थी, धोती थी, और उनके बाल इतने अच्छे होते तो कोई शैम्पू उसकी बराबरी नहीं कर सकता। रीठा। तो जितने प्राकृतिक योग हैं, देखिए, जब तक हम अपनी को प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इन चीजों से वो नहीं हो सकते। और मैं समझता हूं कि यहाँ की आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, पर्यावरण में रह रहे हैं, इसमें एक सौंदर्य अपने आप परिलक्षित होता है। हर व्यक्ति के चेहरा खिला हुआ है। और नीचे के शहर के लोगों को देखिए, कितने मानसिक उलझन में, कितना कष्ट है। और देखिए, जब भी हमारे चेहरे की आभा जो होती है वो हमारे मानसिक भावों से परिलक्षित होती है। एक समय चेहरा खिला हुआ है, उसी समय कोई अनभिष्ट सूचना आप उसको दे दीजिए, उसके चेहरे का क्या कुम्हला जाता है ना। बिल्कुल। तो ये अंतर के भाव, उत्तराखंड के लोगों के विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि कितने लोग, हम लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, अपनी प्रकृति से, अपने स्थान के देवताओं से, अपनी परंपराओं से जुड़े लोग हैं। तो हम लोगों के लिए स्वास्थ्य की, ये सौंदर्यवर्धक चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमारा भोजन, हमारा खान पान, हमारी जितनी, हमारे जो फसलें हैं यहाँ की, हमारा चाहे कोदो है, हमारा जो यहाँ की जितनी हमारी चीजें, वो हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करती है और हमारा पर्यावरण हमारे लिए संरक्षित करता है। और तो इसलिए इसकी अवधारणा मैं समझता हूँ, जो घरेलू उपाय है, हल्दी आपके पास है, बहुत सारी चीजें हैं, एलोवेरा आपके पास होता है, भीमल हमारे पास है, हमारे पास दारू हल्दी, किरमोर हमारे पास है, बहुत सारी चीजें। आप कुछ ना करें, कंडाली की चाय पीना शुरू करें। कंडाली की चाय, हमारी कंडाली है ना, नेटर लीव के नाम से बाजार जापान से बिकती है, हमारे यहाँ आती है, 800 रुपए का एक 100 ग्राम का पैकेट आता है। हम लोग इसको नहीं देखते। तो कंडाली आप देखते हैं, तो इसकी नेटल लीव्स को यदि हम चाय को लेते हैं तो हमारे पूरे किडनी, लिवर, हार्ट, ये सफाई के रूप में नहीं, तो हम कम से कम अपने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए अपनी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में समझता हूँ देवभूमि है। और इन कार्यक्रम के हम इस समय संवाद के अंतिम दौर में हैं, तो अब 2
विशेष सेगमेंट हमारे रहते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हल्के प्रश्न हमने करे और आपने उनका बहुत अच्छे से बातचीत हुई। एक सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब जो होती है, हम तुरंत किसी को कोई उपचार देने वाली स्थिति होती है। जैसे इस समय आप देखते होंगे प्रायः घटनाएं क्या है, कहीं भी किसी को भी किसी भी अवस्था में हार्ट अटैक आ रहा है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा मरीज है जिसे इस समय अटैक पड़ गया और अस्पताल 1 घंटे की दूरी पे या आधा घंटे की दूरी पे है या कुछ, तो कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को प्रेस करके या कुछ ऐसा करके हम उस व्यक्ति को उतनी दूरी तक के लिए या कुछ उसको मतलब ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय? देखिए, जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, हाँ, इमरजेंसी, और हम ये मानते हैं कि इमरजेंसी का मैनेजमेंट वेस्टर्न मेडिकल साइंस से होता है, ठीक है, ये एक आम धारणा। बिल्कुल। अब इमरजेंसी कहीं घर पे नहीं होती, कहां पे होती है? या अस्पताल के सामने, डॉक्टर के सामने नहीं, वो कहीं खेत में होती है, खलियान में होती है, यात्रा में होती है, पहाड़ पे होती है, मैं खेत में हूं, कहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो जब तक हम खास करके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जब तक हम अस्पताल में ले जाते हैं तो कई बार जैसे रास्ता टूटा है तो 1 दिन के बाद पहुंच रहे हैं, 6 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं अस्पताल में। जब तक उस इमरजेंसी के जो लक्षण हैं, जो परमानेंट इंप्रेशंस ओवर द ऑर्गन्स है, वो हो जाते हैं। जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो जहां दिमाग में खून इकट्ठा होना, ब्रेन का जो हिस्सा डेड होना है, हो गया। जब हम अस्पताल में हमारे पास मरीज आता है तो हम इमरजेंसी का इलाज नहीं करते। हम इमरजेंसी का क्या करते हैं? जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिम्टम्स बाद में हो गए, उनका इलाज करते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट हमसे भी नहीं होती, एलोपैथी से भी नहीं होती, ठीक है। इमरजेंसी को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी जगह पर आग लग गई है, 20 कमरे हैं, आपने फोन किया फायर ब्रिगेड को, उसको आने में समय आधा घंटे 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आई, तब तक 10 कमरे जल गए, उसने 5 कमरे 10 कमरे बचा लिए, कुछ आधे जले कुछ बचा लिए। वो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है। इमरजेंसी का मैनेजमेंट भी है कि आग जली, आग लगी और उसी समय हमें तत्काल बुझा दी, बहुत थोड़े से नुकसान को या बिना नुकसान के हमने रोगी को बचा लिया, तो उसको हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इमरजेंसी को पहले सबसे समझना चाहिए कि इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। अब मनुष्य के शरीर में ऐसी चीजें हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसके हाथ पैरों को तले को मलते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस है, और हम उसका प्रभाव भी देखते हैं कि व्यक्ति को उसको होश आ जाता है। हाथ पैर के तले को मलने का उद्देश्य लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसको मलने से इसके सर्कुलेशन बढ़ती है। लेकिन हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि यहां पर सर्कुलेशन, इसके सर्कुलेशन से यहां सर्कुलेशन कम होता है, क्योंकि यहाँ पैड ऑफ फैट है, स्किन मोटी है, इसलिए इसका सर्कुलेशन नहीं होता, यहां ज्यादा होता है। और यदि हमें सर्कुलेशन नहीं बढ़ाना है तो पूरे शरीर को मलना चाहिए ना, पूरे हाथ नहीं मलते, क्या करते हैं? हाथ पैर के तले को मलते हैं, क्योंकि यहां पर एक मर्म स्थान होता है जिसको तल हृदय मर्म कहते हैं। ये हाथ के नीचे तल। अब यदि आपको तल हृदय मर्म की शिक्षा है, आपको पता है, तो क्या करना? तुरंत अपने लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहां आपको आकस्मिक उपचार देना है होता है, तो आज हम सरकार हमारी मास स्केल पर हम सीपीआर की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। हाँ जी, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन की, हम कैसे उसको मुंह से सांस दे सके और छाती पर प्रेशर देकर उसको हार्ट को दोबारा चला सके। वो ठीक है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, एक आम व्यक्ति तल हृदय मर्म को दबा सकता है, हाथ पैर के तल हृदय मर्म को दबा, और तल हृदय मर्म को दबाते कुछ मिनटों में वो वापस आ जाता है। बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की जो स्वास्थ्य की रक्षा या उसके प्राणों की रक्षा तल हृदय मर्म के माध्यम से हो सकती है। ये तल हृदय मर्म बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी महत्ता आपको कैसे बताएं? आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया था तो इस पर कील ठोक दी गई थी, है ना, तो मर गए थे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में उसी जगह पे तीर लगा था, तो इसका मतलब वो क्या है? प्राण की ऊर्जा के केंद्र, यदि उनको उपचारित करते हैं तुरंत फायदा होता है। यही सूत्र हमको मिला और इसके माध्यम से हम लोगों ने इसको उपचारित करना शुरू किया, तो हृदय पर और मस्तिष्क पर इसका आश्चर्यजनक परिणाम है। और अनेक रोगी जिसको ये पता है, यदि एक तरह पैरालिसिस भी हो गया तो उसने दूसरे हाथ से इसको किया, पैरालिसिस की चीज को आपने जैसे बताया, मैं इस पे ही एक ये मेरे साथ हुआ है। तो ये तल हृदय मर्म हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हाथ पैर के। इस पर ही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मेरे फैमिली में ये घटना घटी, इसलिए मैं अभी आपने पैरालिसिस वाली बात की, अभी से लगभग कुछ ही दिन पहले की बात, कुछ दिन, ये पिछली होली की बात है। अच्छा, 1 वर्ष हो गया। हाँ, 1 वर्ष मान लीजिए। तो मैं यहाँ से ही सरप्राइज के लिए गया था, बिना किसी को बताए हुए कि सरप्राइज दूंगा घर में। मैं आ गया, तो उस तरीके से मैं चला गया यहाँ से। रात्रि को हम पहुंचे, सुबह सुबह हमारे पिताजी का फोन आता है, वो कहीं दूसरे स्थान पर, मेरे पिताजी पूजा पाठ का काम करते हैं तो कहीं गए हुए थे। अच्छा, वहां से उनका फोन आता है कि तुम तुरंत डॉक्टर साहब से वो ले लियो, अपॉइंटमेंट ले लो, मुझे प्रॉब्लम कुछ हो रही है। तो क्या कुछ बताइए क्या हो, कि नहीं ऐसी बीपी बढ़ रहा है, ये है वो है। और लेकर के आया तो
हम अस्पताल में पहुंचते हैं और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते मेरे फादर का पैरालिसिस हो गया, फेस जो है चर्चा वो लेफ्ट साइड जाना चालू हो गया और उनको बेल्स पेल्सी, हाँ, और वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और जो आपने बताया बेल्स पाल्सी, हाँ। उन्होंने डॉक्टर साहब वहां पे तो कुछ बता नहीं पाए क्योंकि उत्तरकाशी की बात थी, तो उन्होंने वहां पे जितना वो बेसिक कर सकते थे वो कर दिया और कहा कि आप रेफर कर लीजिए, देहरादून चले जाइए, ये चले जाइए। हम देहरादून भी पहुंच गए, अस्पताल में एडमिट रहे, सब कुछ उन्होंने सारे जितने भी चीजें कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज कहते रहे कि इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता है, ये ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल ये होती है कि इधर की कोई आपकी तंत्रिकाएं होती है जिसमें सूजन आ जाती है, हाँ, और हम जो भी मेडिसिन कर रहे हैं वो सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। बाकी इसके जो लक्षण रहेंगे वो लक्षण इसके ऐसे ही रहेंगे, आप योगा करिए, ये करिए, वो करिए, इससे ही ठीक हो जाएगा। मतलब उनके केवल फेस पे था। जी जी जी, हाँ, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ऐसा अगर केस सामने आपके कोई हो, वो उसी समय ठीक हो जाता है, तो उस समय कैसे उसको? उसी समय हम मर्म करते हैं, जैसे रोबोटिक्स से ठीक होता है ना। मैं आपको बहुत सारे मेरे पास इनके केस की स्टडी है जी। उसी समय आप यहां से शुरुआत करते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेंगे, उसके बाद फेस के जितने मर्म है, कंधे से लेके ऊपर के मर्मों को हम लोग, आंख के पास होता है, दोनों मर्म बिंदु होते हैं, नाक के पास मर्म बिंदु होता है, सिर के ऊपर होता है, सिर के मर्म होते हैं, और कंधे और गर्दन के पीछे का मर्म होता है। उसको दबाने के बाद ये 2-3-4 मिनट में फेस सीधा हो जाता है। जैसे मुंह फूंक मारते हैं तो मुंह से हवा निकल जाती है, हवा निकल लीक हो जाती है। उसी समय वो आदमी हवा को रोक सकता है, ये 2-3-4 मिनट में हो जाता है। इवन दो उनका आई भी बंद नहीं हो रहा था, उस पर टेप चिपका कर, नहीं, ये 3-4 मिनट का कार्यक्रम है मर्म चिकित्सा के माध्यम से, तुरंत मर्म चिकित्सा, इसीलिए तो मर्म चिकित्सा तेजी से प्रचारित हो रही, तुरंत कार्यकारी है। बेल्स पेल्सी जैसी बीमारियों में तुरंत ये फायदा करती है। मैं समझता हूँ 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता उसको रिस्पॉन्स आने में। अच्छा। लेकिन निरंतर करेंगे तो ठीक हो जाता है, 200% ठीक होता है। हाँ, नहीं, आज वो बिल्कुल ठीक है, आज वो उसी समय कितना समय लगा, लेकिन लगभग 6 से 8 महीने उनको नहीं, ये रिकवर करने में रोज एक सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगता मर्म चिकित्सा के माध्यम से, बेल्स पेल्सी में विशेष रूप से। सैकड़ों केस की स्टडी बता रहा हूं मैं, सैकड़ों रोगियों को हम लोगों ने उपचारित किया होगा अपने इस कार्यकाल में, और तो 5-7 दिन से ज्यादा नहीं लगता बेल्स पेल्सी। हाँ, क्योंकि हमने जब डॉक्टर को एडमिट, मतलब उनको एडमिट किया वहां पर, और एडमिट करने के बाद जब हम वहां से वापस आए, लगभग 1 सप्ताह होने लगा, तो चेंजेस मेडिसिन के कुछ भी नहीं थे। नहीं, वो थेरेपी उनको दे रहे थे, क्योंकि हम उससे ही थोड़ा बहुत असर, हम सीधे ये जो है मर्म के माध्यम से नाड़ियों पे कार्य करते हैं। जब भी हम लोग दबाते हैं तो कोई ना कोई नर्व होती है और तुरंत उसका प्रभावकारी है, मतलब विदिन 7, नॉट मोर देन 7 डेज, 7 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। उसका आंखें ठीक होने लगती है, आंखों के और मुंह का जो फूलता है, जीभ का तिरछापन है वो ठीक हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है। तो ये बहुत तेज काम करती है मर्म चिकित्सा, इन चीजों में बहुत कार्य करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा परिणामदायी चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर एक सवाल और था, मर्म चिकित्सा कब नहीं करनी चाहिए? देखिए, विशेष रूप से मर्म चिकित्सा को हम लोग कहते हैं, जहां भी किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का निषेध है वहां पर भी मर्म चिकित्सा की जा सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई इस केस में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, कहते हैं ना, उसमें भी मर्म चिकित्सा की जा सकती है। इसमें ये दवाई नहीं दी जा सकती, उसमें भी मर्म चिकित्सा की जा सकती है। इसमें योग का ये अभ्यास नहीं किया जा सकता, उसमें भी की जा सकती है। और ये कहा जाता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के अंदर आमाशय में कहीं क्या कहते हैं, छाले हो जिसको अल्सर्स कहते हैं, या इसोफेजियल वेराइसिस हो, खून की नलियां फूली हुई हो, उसमें हम कुंजल नहीं करा सकते, कराएंगे तो खून उल्टी होगी या अल्सर बस्ट होगा। ऐसी स्थिति में भी मर्म चिकित्सा करा सकते हैं। सर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें मर्म चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। एक तो गर्भावस्था में मर्म चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ऋतु के समय, जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड में, क्योंकि शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया को होने देना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। कई बार ये देखा गया कि खाना खाने के बाद तुरंत यदि मर्म चिकित्सा करते हैं तो एक तो डाइजेशन दिक्कत होती है, और यदि भरपेट भोजन किया है और ऊपर के मर्मों को किया तो उसको वोमिट होने लगते, सेंट्रल वोमिटिंग हो जाती, तुरंत वहीं पे आपने मर्म दबाया और उसको तेजी से उल्टी हो जाती है, क्योंकि वो हम कूर्पर मर्म को कहते हैं कि ये फ्रेनिक नर्व और वागस नर्व तक स्टिमुलेशन करती है, क्योंकि ये डर्मेटोम और मायोटोम के माध्यम से भी काम करती है, क्योंकि डर्मेटोम से ना नर्व का, क्योंकि सिद्धांत तो वही है, नर्व्स वही है, वही सिद्धांत है, उसमें एलोपैथी आयुर्वेद में कोई अंतर नहीं होता। शरीर का विज्ञान तो एक ही है, उसको उन्होंने किसी दूसरे शब्द से कहा, वो नर्व कहते हैं, नाड़ी कहते हैं, एक ही चीजें की तंत्रिका कहते हैं, तो एक ही चीजें हैं। तो ये 3-4 चीजों के अलावा हर व्यक्ति में किया जा सकता है, और छोटे से छोटे बच्चे से लेके
100 वर्ष के व्यक्ति तक या किसी भी उम्र में ये किया जा सकता है। हम लोगों ने लगभग 14 दिन के बच्चे से मर्म चिकित्सा प्रारंभ की, जिसमें अर्ब्स पेरिसिस, जन्म के समय उसका हाथ बेकार हो गया खींचने में, या एक ब्रैकियल प्लेक्सस में एक अर्ब पॉइंट होता है, उसकी इंजरी होती है तो अर्ब्स पेरिसिस हो जाती है। हाथ तो ठीक रहता है लेकिन उसका एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन नहीं कर सकते, हाथ बेकार हो जाता है। हम लोगों ने उस पे 14 दिन के बच्चे से प्रारंभ किया था, उसको बता दिया और नियमित रूप से घर पे कराते रहे, और आज वो बच्चा है कि वो हाथ अपना पूरे ठीक से चलाता है। तो 12-13 वर्ष का बच्चा हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत थोड़ी उम्र से, छोटे बच्चे से लेके किसी भी उम्र के व्यक्ति को मर्म चिकित्सा दी जा सकती, लेकिन उसका एक अनुपात है कि उसके जितना प्रेशर कितना रखना है, बच्चे के अनुरूप रखना है, वो उसमें वेरिएशन होता है। बाकी चिकित्सा में कोई वो नहीं है कि निषेध नहीं है। कार्यक्रम के अंतिम दौर में डॉक्टर साहब, कुछ जो स्टूडेंट्स के आप सेशन लिए हैं उनके कुछ सवाल हमारे पास आए, मैं चाहता हूं कि उनको भी आप संक्षिप्त में जिस तरीके से भी आप चाहें कवर करें। पहला प्रश्न है, मर्म थेरेपी के भीतर कौन से तंत्र ऐसे माने जाते हैं जो कैंसर की रोग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई नैदानिक प्रमाण उपलब्ध है जो इसे एक उपचारात्मक विधि के रूप में समर्थन करता हो, या फिर केवल ये एक हस्तक्षेप के रूप में हम इसको देखें? देखिए, कोई जरूरी थोड़ी हम आपसे जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं इसको कराइए, कभी नहीं हम कहते कि आप, ये हमारी मजबूरी थोड़ी कि हम आपसे कहें कि कैंसर में इसको उपचारित कर लीजिए। यदि आपको इसके परिणाम लेने, यदि आप उसकी जीवन शैली को परिवर्तित करना चाहते हैं, वेदना का निग्रह करना चाहते हैं, यदि वेदना ठीक नहीं हो रही, जोड़ों में तकलीफ है, कहीं भी तकलीफ, तो कैंसर के द्वारा होने वाले दर्द को आप मर्म चिकित्सा के माध्यम से कम कर सकते हैं। उसके भूख को ठीक कर सकते हैं, उसकी नींद को ठीक कर सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग कैंसर को ट्रीट करने का वादा नहीं करते और ना इसको हस्तक्षेप की चिकित्सा के तौर पे मान रहे हैं। ये एक प्राथमिक चिकित्सा, आवश्यक चिकित्सा पद्धति है। जितने भी देखिए, जो कैंसर के एंड स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, उनके पास कोई उपचार किसी के पास नहीं है। भांग के योग, अफीम के योगों के माध्यम से भी आप उसको उपचार नहीं दे सकते, लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। मर्म चिकित्सा की बाध्यता नहीं है कि वो आपसे कहे कि हमें कैंसर में उपचारित कीजिए। यदि आप समझते हैं कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से फायदा हो रहा है तो उपचार कीजिए। हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से कैंसर के उपचार की दावा नहीं करते और हस्तक्षेप चिकित्सा के रूप में भी उसको मान्य नहीं करते। ये आवश्यक चिकित्सा पद्धति है। अब ये इसको आप छोटी मोटी चीज मत समझिए, ठीक है? समझ रहे हैं? मर्म चिकित्सा, जिन लोगों ने आपका सत्र देखा उसमें उन्होंने वो घटना जिसकी आप हमारे संवाद में चर्चा भी हुई कि वो बच्चा तत्काल ही उसमें लक्षण दिखने लगे थे, कुछ अच्छा हो रहा था, उसको लेकर के ही एक सवाल आया कि आज के सत्र में आपने जो भी दिखाया, मैं यह कैसे समझूं कि वह किसी प्रकार का एड्रेनलिन रस नहीं है? क्या नहीं है? एड्रेनलिन रस, जो एड्रेनलिन, हाँ, जो होता है एड्रेनलिन, हाँ, वो रस नहीं था। तो वो क्या नहीं था? एड्रेनलिन, हाँ, क्या उसको ऐसा मैं ये ना मानूं कि वो एक एड्रेनलिन होता है बॉडी में, जो एड्रेनलिन से ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अर्थात जो धैर्य या तुरंत सुधार के लक्षण दिखे वे एड्रेनलिन के कारण या ध्यान और देखभाल से मिलने वाली अस्थायी शांति भर नहीं थी। यदि संभव हो तो कृपया मर्म बिंदुओं के वैज्ञानिक पहलुओं को भी बताइए और यह समझाइए कि ये मर्म बिंदु शरीर से होने वाले रोगों को, असंतुलनों को ठीक करने में कैसे सहायता करते हैं। उनका कहना था कि ये केवल आप देखिए ना, सुनिए, जो परिणाम है मरीज आपका है, मेरा तो नहीं है, नहीं, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, नहीं, आप उसके परिणामों को देखिए ना। हाँ, फिर एड्रेनलिन हो या नॉरएपिनेफ्रिन हो या एंडोर्फिन हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों मैं उसके वैज्ञानिक पक्षों को समझाने के लिए मेरी बाध्यता है कि मैं आपको समझाता फिरूं? मेरा उद्देश्य रोगी को रोग से निवारण करना है। रोग को फायदा हो रहा तो किसी वजह से हो रहा है, समझ लीजिए। या क्रिया व्याधि हरण सा चिकित्सा नहीं कर देते। किसी परिभाषा या किसी एक सेट पैजामे के अंदर मुझे अपने शरीर को फंसाना नहीं है। मुझे अपने शरीर के हिसाब से वस्त्रों का चयन करना है। समझ लीजिए मेरी बात। मुझे किसी एक प्रोटोकॉल में अपने विज्ञान को नहीं फंसाना है। कैसे मैं किसी दूसरे की परीक्षा में, आप पीएचडी की चीजों को प्राथमिक प्राइमरी की एजुकेशन के उससे तय कर सकते हैं? पीएचडी के किसी विद्यार्थी का परीक्षण आप एक प्राइमरी के पाठ्यक्रम के हिसाब से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कैसे मर्म चिकित्सा का आप इसके एड्रेनलिन के माध्यम से, एड्रेनलिन देख लीजिए ना। आपके पास कोई स्टडी है कि एड्रेनलिन से स्पाज्म खत्म होता है या सेरेब्रल पाल्सी ठीक होती है? कोई स्टडी है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि एड्रेनलिन के माध्यम से हुआ? आप वो विज्ञान की उतनी चीजों तक पहुंच ही नहीं पाया।
मैं नहीं समझता कि विज्ञान की सीमाएं हैं कि वो इस चीज को समझ सके। इतना तत्काल कार्य कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो हम लोग कहते हैं कि शरीर में रोग निवारक क्षमता हमारे शरीर में है, और एंडोर्फिन और पता नहीं सेरोटोनिन और पता नहीं कितनी चीजें से, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स से लाखों गुना तेज चीजें हमारे शरीर में है जो स्रावित होती है और तुरंत तत्काल प्रभाव देती है। उसको हम विज्ञान की परिभाषा में परख नहीं सकते। एक प्रश्न ऐसा है कि ऐसी स्थिति में जब किसी मरीज को मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी हम कहते हैं, इपिलेप्सी कहते हैं, कि दौरे लंबे समय तक 8 से 9 घंटे तक आते हों, यह समस्या 12-13 वर्षों से चली आ रही हो, तो तुरंत कौन कौन से सावधानीपूर्ण उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम मरीज को देखते हैं कि भाई उसको उसकी गर्दन में जो भी उसका जो मुंह से स्राव निकलता है या उल्टी निकलती है, या अंदर से थूक निकलता है या स्प्यूटम निकलता है, उसको बाहर निकल देना चाहिए, क्योंकि वो सांस की नलियों में न फंसे। सबसे पहले तो हमारा मुंह साफ कर लीजिए, उसकी गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा मोड़ लीजिए कि जिससे कि और उसको लटकी हुई ना रहे गर्दन, सामान्य स्थिति में उसको रहे। उसके शरीर के जितने भी कपड़े उनको ढीला कर लीजिए, यदि टाई लगी है, यदि बेल्ट बंधी है तो उसको खोल लीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए, हवा आने दीजिए, हल्के से पैरों को ऊपर कीजिए जिससे कि वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। ये देखिए, मिर्गी के साथ साथ ये आपको ये नहीं पता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पे उसको उसके मुंह पे छींटे मारते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे कि हम उसको कोई संवेग दे सके कि जिससे वो ठीक हो सके। लेकिन मर्म चिकित्सा में जैसे तल हृदय मर्म है, यदि तल हृदय मर्म को आप एक बार में आपने 10, 20, 25 बार दबाया हाथ पैरों के तल हृदय मर्म को, फिर 1-2 मिनट के बाद रिपीटेडली कई बार करते हैं तो इसका अर्ली रिवर्सल होता है, बहुत जल्दी। और जब नियमित रूप से इन तल हृदय मर्म को और मणिबंध मर्म को करते हैं तो जो रिपीटेड, जैसे उसकी दौरा हर तीसरे दिन आ रहा है या दिन में 10 दौरे आ रहे हैं, तो उनकी एक तरह से उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कम दौरे आने लगते हैं और दिन में उनका वेग भी कम होता है। तो तल हृदय मर्म के माध्यम से आप दौरों को बहुत अच्छे ढंग से उपचारित कर सकते हैं। तो ये एपिलेप्सी के लिए तो बहुत अच्छा उपाय हम लोगों के पास मर्म चिकित्सा में है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सार्थक और काफी ज्ञानवर्धक ये सेशन रहा। आखिर में एक सवाल और बचा है, उसको मैं चाहता हूँ आप जरूर कहिए। कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है पूर्ण रूप से, कोई समस्या उसको नहीं है, किसी भी प्रकार की ये नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि ऐसे ही मैं आगे बना रहूं, कि जब मैं आपको देख रहा हूं और जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, फिर मैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी फिटनेस को देख रहा हूं, तो ऐसे में अगर ऐसे फिट हमको रहना है, जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, डेली में वो कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको वो करे, और एक आदर्श जीवन पद्धति जिसकी आपने पहली बात भी की, एक लाइफस्टाइल उसको डेवलप करनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए हमारे दर्शकों के लिए? आप कैमरे की तरफ देख करके बोल दीजिए। देखिए, हम जब स्वस्थ रहने की या आरोग्य की बात करते हैं तो आयुर्वेद में, योग में और हमारी वैदिक विधाओं में सबसे बड़ा ये कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबका आरोग्य ही इनका मूल है। और आरोग्य पर ही ये सारी चीजें, अध्यात्म से लेकर हमारा आर्थिक जगत, पूरी की पूरी हमारी सफलता, पूरा जीवन हमारे आरोग्य पर निर्भर होता है। तो लेकिन आज हम लोग आरोग्य को ही एक पृष्ठभूमि में रखते हैं और बाकी सारी चीजों को आगे रखते हैं। और आरोग्य जो होता है ये त्रिस्तंभ पे निर्भर करता है, जिसको हम कहते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो जब आहार की बात हम लोग करते हैं तो ऋत भुक, हित भुक और मित भुक की बात करते हैं। ऋतु के अनुरूप भोजन होना चाहिए जो ऋतु के हिसाब से होता है, कि ठंडी ऋतु में गर्म चीजों का सेवन करते हैं, गर्मी के ऋतु में शरबत और सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, दही कब खाना है कब नहीं खाना, ये सारी की सारी ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहार के विषय में हमारे शास्त्रों में लिखा है। और यदि हम इनका पालन करते हैं, नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हम अपने को स्वस्थ रखते हैं। देखिए, कई चीजें आज विभिन्न माध्यमों से हमारे जीवन में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भाई एक रस भोजी नहीं होना चाहिए। एक रस भोजी का मतलब क्या है कि हमारे भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट होती है। जैसे हमारा सारा भोजन है, उसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय, सारी चीजें होनी चाहिए। अब आप ब्रेड ही ब्रेड खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, कोई एक चीज जैसे पिज्जा खा रहे हैं, तो शरीर में जब तक 6 रस नहीं जाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। फिर अभूमिज, जो जमीन पर पैदा नहीं हुई है चीजें, वो जमीन पर जो पैदा नहीं हुई वो नहीं खानी है। हाइड्रोपोनिक का जमाना है, आजकल लोग कुछ भी खाते हैं, तो जब तक हम भूमि पर पैदा हुई चीजें नहीं खाएंगे, तो ये शास्त्र में लिखा है। फिर लिखा है कि ऋतु के अनुरूप जो अनार्थव नहीं खाना है। मतलब जैसे आम आजकल अभी नहीं होता है, नहीं, आज आम खाएंगे तो निश्चित रूप से बीमार होंगे। संतरा जिस सीजन में जो चीज होती है उसमें खानी चाहिए। और इसका साधारण उदाहरण है, जब जो चीज सबसे सस्ती होती है उस समय वो खानी चाहिए। अब जैसे टमाटर 200-400 रुपए किलो नहीं खाने,
जब 2 रुपए 4 रुपए किलो तब खाने, ठीक है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, हमारी जेब के लिए भी हितकर है। तो इसको कहा गया कि ऋतु के अनुरूप भोजन करना चाहिए। फिर और कहा गया है कि भाई ये एक आपने स्प्राउट का आजकल सुना होगा कि स्प्राउट खाना चाहिए, खाना चाहिए, और पानी 5 लीटर पीना चाहिए, कोई कह रहा है एल्कलाइन पीना चाहिए, कोई यूज कह रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो शास्त्र हम लोगों को कहता है कि विरूढ़ अन्न नहीं खाना चाहिए। विरूढ़ का मतलब जिसमें अंकुरित होगा उसको नहीं खाना चाहिए। कच्चा कच्चा नहीं खाना चाहिए। महर्षि सुश्रुत में लिखा है। उसको जब खाना चाहिए तो कैसे, उसको उबाल के खाना चाहिए। अच्छा। कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें शास्त्र में, देखिए आज हम शास्त्र की तरफ न देख करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है उसको मानते हैं। कोई भी कुछ कह रहा है कि अल्कलाइन पानी की मशीन है खरीद लो, कोई कह रहा है 8 लीटर पानी पियो, कोई कुछ कह रहा है, हम उसको मानने लगते। पानी भी खाने के बीच में जरूर पीना चाहिए, बीच में जरूर पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? अल्प मात्रा में जरूर पीना। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक उसका कायम नहीं, उसको मिक्स नहीं होगा, प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, पास नहीं होगा। खाने के साथ लोग पानी नहीं पीते हैं। कुछ कहते हैं कि सुबह पानी 3-4 लीटर पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। जो शास्त्र हमारा कहता है, हम लोग यदि उसके हिसाब से चलते हैं तो अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और कुछ मर्मों की चर्चा हम लोग करते हैं कि यदि हम जो अंगन्यास और करन्यास में जब जिन स्थानों का हम लोग स्पर्श करते हैं, यदि हम उन मर्मों को नियमित रूप से उपचारित करते हैं और जो हमारे योग अभ्यास है, प्राणायाम करते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मैं अपने जीवन में कोशिश करता हूं कि इन चीजों का पालन कर सकूं, जहां तक हो सकता है पालन करूं। और भोजन में सात्विक भोजन का और प्राकृतिक भोजन का यदि हम लोगों को उपलब्ध होती है, हम अब यदि नहीं होती तो हम लोग नहीं खाते, फलों से कार्य कर लेते हैं, कुछ और चीज खाते हैं, लेकिन इन चीजों का तामसिक और राजसिक भोजन का हम लोग उपयोग नहीं करते। और मैं समझता हूं कि प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए, धूप में रहिए, प्रसन्न रहिए, लोकहित का कार्य कीजिए, कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, और कोई जो निषिद्ध कार्य हैं, जो शास्त्र में निषिद्ध हैं, उन कार्यों को नहीं कीजिए, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और यही मूल मंत्र हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने दिया, हमको सिर्फ उसका पालन करना। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग हैं वो अगर आपसे कंसल्ट लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आपसे, तो आप मृत्युंजय मिशन कुछ आप बताए भी थे शुरू में, तो देखिए कैसे वो आप तक आ सकते हैं? हाँ, वो भी देखिए सामान्य रूप से हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं जी, तो हम लोगों की ये इच्छा रहती है कि जहां पर हम लोग जाएं, प्रशिक्षण दें, तो 2-4 लोग उससे प्रशिक्षित हो जाएं और वहां के लोगों को एक तरह से सेवा दे सकें जी। चिकित्सक के रूप में भी जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं मर्म चिकित्सा विज्ञान केंद्र, मर्म चिकित्सा केंद्र के रूप में वो चला सकते हैं। और योग के विद्यार्थी और सामान्य व्यक्ति मर्म योग विज्ञान केंद्र के रूप में उसको चला सकते हैं कि वो आप लोगों को मर्म की जानकारी दें, मर्म से संबंधित जो योगाभ्यास कराएं और मर्म की बारीकियों को बताएं और उससे लोगों का वो करें। सामान्य रूप से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारे पास ना आए तो अच्छा, ईश्वर ना करे कोई बीमार होकर हमारे पास आए, सब लोग स्वस्थ रहे, ये लोग हम लोग इस कामना के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन यदि कोई परामर्श की आवश्यकता होती है तो हम लोग जब भी जाते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना लेते हैं। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें मुझे शामिल कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको दे सकता हूँ। मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो बीमार होकर कोई ना आए, यदि कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग वहाँ अपना क्लिनिक भी रन करते हैं। एक सेंटर है जिसपे हम लोग लोगों को प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। ये हरिद्वार में, हरिद्वार में, कि जिससे लोगों को हम लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस भाव से हम लोग ये काम करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य चिकित्सा के माध्यम से धन कमाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आवश्यकता भी नहीं है और ईश्वर की कृपा से ये सारी चीजें, क्योंकि राज की सेवा में रहे तो हम लोगों की पूर्ति इन चीजों से होती है। ईश्वर की कृपा से हम लोगों के पास कोई किसी ढंग की कोई लायबिलिटी नहीं है और ईश्वर ने हम लोगों को इस कार्य में गुरुदेव की कृपा से लगाया हुआ है और गुरुदेव के इस मिशन में हम लोग इसी भाव से कार्य कर रहे हैं। तो जब भी किसी को किसी ढंग के परामर्श की आवश्यकता होती है तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। फोन नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूर हम इस वीडियो में भी जरूर व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हैं, उसमें हमारे सारे विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है या कोई प्रश्न होता है तो मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान को एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने का प्रयास है, ये सिखाने या पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त क्षमता है। जैसे आप एक टेलीविजन खरीदते हैं, रिमोट आपके पास हो जाता है, आप रिमोट से कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही शरीर में, मनुष्य के शरीर में सभी अंगों के कार्यों को चलाने के लिए एक रिमोट सेंसिंग टेक्निक मर्म चिकित्सा के तौर पे भगवान ने दी है। उसको जब हम समझ पाए कि भाई इसको दबाने से ये होता है, तो उद्देश्य इसको शेयर करने का, पढ़ाने या समझाने का कुछ नहीं है। तो कोई अच्छी चीज होती तो अपने जनों तक उसको बताने का एक मन में भाव होता है। इसी भाव से मैं आप लोगों के बीच में कि अपने लोगों तक अपनी बात कह सकूं। तो ये मर्म चिकित्सा को इसी भाव से हम लोगों को आगे बढ़ाना है और जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना
आप और मेरे माध्यम से पूरी होगी। मैं अकेला इसमें असमर्थ हूं, क्योंकि आप जैसे लोग जो प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, आपकी बहुत अहम भूमिका होती है। और हम अपनी वैज्ञानिक विधाओं के पक्ष को समझें और इस तथाकथित विज्ञान की जो झूठी परिभाषा गढ़ी हुई है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप जब तक हमारे सिस्टम में नहीं आओगे तब तक उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, हम अपने सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। जलेबी है तो जलेबी कढ़ाई में बनानी पड़ेगी, अवन में नहीं बनेगी। समझ लीजिए मेरी बात। हमारे सिद्धांत, हमारी विद्याएं हमारे सिद्धांतों पे, हमारे शास्त्र के आधार पे करेंगी और हमारे लोगों के कल्याण के हित के लिए काम करेंगी। ये सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यदि कोई विद्या होती है तो वेद की विद्या है, वैदिक विद्या है। और हमारी सारी विद्याएं बिना किसी पूर्वाग्रह के लिए वसुधैव कुटुंबकम की विद्या के भाव से काम करती हैं। हमें किसी व्यापार से कुछ नहीं लेना देना, कुछ वैज्ञानिक शोध में जो ये एक तरह से व्यतिक्रम है उनसे कोई लेना देना नहीं। एक आम व्यक्ति तक ये विद्या सरल रूप से जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जब भी किसी विज्ञान को आपको एक जन सामान्य तक पहुंचाना है तो उसको सरलीकृत, उसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। यदि आप उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि हर बार मोबाइल को खोलने से आपको अपना क्या कहते हैं आईडी टाइप करनी पड़े और कोई चीजें करनी पड़े, अपना ओटीपी लेना पड़े, तो आप मोबाइल चलाना पसंद नहीं करेंगे। आप सीधे मोबाइल को लेते हैं, बटन दबाते हैं और मोबाइल चालू हो जाता है। ऐसे ही यदि मर्म चिकित्सा या वैदिक चिकित्सा पद्धतियों में हम कुछ सैंक्शंस लगाते हैं या कुछ उसमें एक तरह से कॉम्प्लिकेट करते हैं तो उसको प्रचारित नहीं कर सकते। जन सामान्य तक ये पहुंचे, जन सामान्य का कल्याण करे, इसी भावना से मर्म चिकित्सा का जो शोध का कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसको विज्ञान की एक तरह से अंधी गलियों में फंसाने से ये निश्चित रूप से इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा और एक जन सामान्य की पहुंच से दूर हो जाएगा। इस भाव से हम लोग इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं और जन समर्थन से, लोगों के हित से और वैज्ञानिकों के, सरकार के और विश्वविद्यालयों के जो प्राध्यापक हैं, जो बौद्धिक लोग हैं। देखिए, आप जैसा वैज्ञानिक व्यक्ति यदि जब देख रहा, आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किसी के परिणाम को देख रहा है तो उसके पीछे की चीज को जानने की उसकी इच्छा नहीं होती। वो कहता है कि यदि इसके परिणामदायी है तो उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो परिणामदायी चिकित्सा पद्धति है, इसलिए से मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से और खुले दिमाग से हमको स्वीकार करने की आवश्यकता है और जन जन तक उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे एक बच्चा आपने देखा कि वो सेरेब्रल पाल्सी का था, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं। यदि हम उन तक ये ज्ञान दे सके तो हम उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और ऐसे हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम लोगों का ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा, विशेष रूप से उत्तराखंड की जनता में, जहां की हम चिकित्सकीय आवश्यकता में सरकार का हिस्सा रहा हो। हम लोग वर्षों तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की क्या लिमिटेशन है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की चीजों को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपके माध्यम से हम इन संदेशों को देकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं और छोटी मोटी और जितनी भी चीजें हैं उन तक हम उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पुनः सर, आप इस कार्यक्रम में आए। तो कुल जमा बात केवल इतनी ही है कि कमाना है, दमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य का, तबीयत का खूब ध्यान रखना है। और उन सब के लिए ये जो जितनी भी पाश्चात्य विधाएं सर ने कही, उनसे ज्यादा भारतीय जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जो वेदों में हमारे ऋषियों ने अनुसंधान के बाद लिखा है, चाहे वो महर्षि सुश्रुत ने लिखा हो या अन्य किसी ऋषियों ने लिखा है, उन सब पर खूब अच्छे से रिसर्च करने के बाद गुरुजी लोग ये सब कह रहे हैं, तो इसका अनुपालन करना है और अच्छी दिनचर्या को रखना है, अच्छा भोजन करना है, फिट रहना है और सब कुछ सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबको नमस्कार। पुनः फिर भेंट होगी किसी एक नए अतिथि के साथ, किसी एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और इस पॉडकास्ट में जो भी विषय आपने सुने, इसको लेकर के जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हो, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारा जो यूट्यूब है उसमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। सर का जो भी कंसल्टेंट के लिए जो सर ने बताया है वो सब हम इस वीडियो के में और कैप्शन में भी हम जरूर डाल देंगे, आप उनसे सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।